हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है जीनोमिक के फ्री ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं ही हाजिर हूँ, आपका भाई, आपका मेंटर, आपका टीचर। एंड आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ टू मेक योर पाथ इजियर फॉर योर सक्सेस। एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस व्हेन यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर एंड द कंटेंट विच इज गिवन बाय मी। सबसे पहले सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का पर्व है, स्वतंत्रता का महोत्सव है। स्वतंत्रता को एंजॉय करने के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है, और आज़ादी कई चीज़ों से होती है। आज़ादी सोच से, आज़ादी गरीबी से, आज़ादी बेरोजगारी से, आज़ादी दुनिया में सब पाए जाने वाले जो ऐब हैं उनसे, और आज़ादी छोटी मानसिकता से। इन सबसे आज़ादी मिलेगी तो ही सही आज़ादी है देश की, क्योंकि जिस समय जिस तरीके का देश का माहौल है, आज़ादी रास नहीं आ रही ऐसा लग रहा है लोगों को। और ये सच भी है। आज़ादी जब ज़्यादा हो जाता है ना, रास नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि लोग मिसयूज कर रहे हैं इस आज़ादी का। और जब कोई चीज़ अति हो जाती है तो फिर उसका विनाश भी तय है, और विनाश के बाद पुनः सृष्टि के निर्माण करती है। तो आप जिस फेज़ में हो सकता है बहुत ज़्यादा दिन तक चीज़ें नहीं रहेंगी ऐसी। चलो, गुड इवनिंग। तो हाल फिलहाल उन सब शहीदों के लिए बहुत बहुत हमारा धन्यवाद, हमारे तरफ से हाथ जोड़कर उनको नमस्कार, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी जान की आहुति दी। और आज हम इतनी आज़ाद हैं कि हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम किसी को छोटा दिखा सकते हैं, किसी को बड़ा दिखा सकते हैं। हम इन सब के लिए आज़ाद हुए, तो इसमें कई लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। सर्जिकल आरपीएससी के बारे में कुछ बताने वाले थे, बता दीजिएगा। मेरी एग्जाम है कल। हाँ, आज मुझे याद दिला देना। एज इट इज अ क्वेश्चन सेशन इज एंड एंड की पॉइंट्स गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन खत्म होंगे और की पॉइंट्स स्टार्ट होंगे, उसके बीच में मुझे याद दिला देना। आई विल टेल यू व्हाट द स्ट्रेटजी यू शुड फॉलो फॉर द डीएसएसबी। मैं आज याद रहूंगा, आप भी मुझे कमेंट करके याद दिला दीजिएगा, एमसीक्यू खत्म होने के बाद और की पॉइंट से पहले। ठीक है बच्चे? ओके, सो सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और मैं सबके कमेंट नहीं ले पा रहा, बट आई ट्राइंग टू बेस्ट मैं सब कमेंट ले पाऊँ। अजय, शेर सिंह, अक्कू, एम्स, मोहित दवे, गुड़िया, आशा, सपना, बिमला, विजय, नरेंद्र, फौजदार, पुष्पेंद्र, सोनिल, स्वप्निल, प्रतीक, अंजू, दिव्या, शेर सिंह, मनन, रवीना, क्रिएटर, दिव्या, सोनू, आशा, नरेंद्र, भूपेश, अंकुर, गीतू, सबको मेरे तरफ से गुड इवनिंग है। तो जिनको गुड इवनिंग रह गया है वो अपने आप को गुड इवनिंग लेके ब्रैकेट में डाल के कॉमा लगा लो। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन पहला। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन। और हाँ, याद रखिएगा जितना जल्दी हो सके क्वेश्चनों को करिए। पोल की व्यवस्था मैं कर ही देता हूँ, आपको पता है पोल तो आपको मिल ही जाएगा। तो आज भी आपको पोल मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए, पर हाँ बहुत आसान भी नहीं है। हो सकता है आंसर सही हो पर रेशनल गलत हो। तो मेरा पर्पज हमेशा यही रहा है कि आपको मैं रेशनल भी दूं और आपके प्रॉपर आंसर भी दूं। इसलिए आप लोग यहाँ पे हो, खाली आंसर सुनने तो आप यहाँ पे हो नहीं। तो पोल स्टार्ट कर देते हैं बेटा हम आज का। तो ये आज का पोल आपके लिए। एंड दैट इज द पोल। द फर्स्ट पोल ऑफ योर स्क्रीन, गिव योर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू पोल। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करें सब बच्चे। ओके, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद द कावासाकी डिजीज। जो नर्स है उसे क्या हुआ है बेटा, सॉरी एक पेशेंट है जो नर्स के पास आया, कौन सी डिजीज लेके आया है बेटा, कावासाकी डिजीज लेके आया है। हु इज रिसीविंग आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन। आपको पता है आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था। चाइल्ड पेरेंट्स वांट्स टू नो व्हाई दिस ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। वो जानना चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट क्यों जरूरी होता है। द नर्स एक्सप्लेन द थेरेपी इज गिवन। नर्स को ये बताना है कि ये थेरेपी क्यों दी जा रही है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस थेरेपी। वेरी गुड, इम्यूनोग्लोबुलिन दी जा रही है। जो ज्यादा सही आंसर उसके बारे में बताइएगा, तो जिससे हम प्रॉपर आंसर दे पाए। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें सारे बच्चे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहा है सबको। मैं सबका आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। मोस्टली बच्चे हैं जो आंसर एक की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मैं यहाँ पोल को एंड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। मोस्टली बच्चे जो आंसर है वो ए दे रहे हैं। ए के साथ गए हैं बच्चे कितने, लगभग ए के साथ 41% बच्चे। जो सी है उसके साथ 31 है, जो बी है उसके साथ 19 है, और ऐसा नहीं है डी के साथ भी है। मतलब कुछ तो वो है जो सारे ऑप्शन को सही मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कावासाकी डिजीज की। मैंने आपसे कल भी कहा था, वापस रिपीट कर देता हूँ। कावासाकी डिजीज होती क्या है? तो कावासाकी डिजीज के बारे में इतना तो पता है, कावासाकी डिजीज के बारे में आपको इतना तो अच्छे से पता है कि ये जो डिजीज है इसका एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं है किसी को। मतलब सर पता तो है सर, वस्कुलाइटिस तो है, नहीं वस्कुलाइटिस है वो मुझे पता है कि इट इज वस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, ये तो मुझे पता है। क्या आपको एटियोलॉजी पता है इसकी? नहीं सर, एटियोलॉजी तो नहीं पता। क्या मैंने एटियोलॉजी लिखाई है इसकी? मैंने लिखाई है कि दैट इज द ड्यू टू, मे बी ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स ऑफ द टॉक्सिन अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस। इनअप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स, इनअप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स होता है। एटियोलॉजी इसकी जो है वो अननोन है। यानी आप ये कभी नहीं कह सकते, आप ये कंफर्मली नहीं कह सकते कि कावासाकी इन्फेक्शियस डिजीज है। हो सकता है ऑटोइम्यून हो, हाँ ये तो है।
हो सकता है किसी और प्रकार की डिजीज हो सकता है नॉन कम्युनिकेबल हो, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि इन्फेक्शियस ही हो। नहीं सर इन्फेक्शियस तो नहीं है तो स्प्रेड, मैंने कहा नहीं, ये कन्फर्म है कि एटियोलॉजी नहीं पता तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि डिजीज कैसी है, इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस है या फिर ये ऑटो इम्यून डिजीज है। मुझे नहीं पता, कितना जरूर पता कि मेरे इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है वो सही नहीं आ रहा है, इसका कुछ भी कॉज हो सकता है, तो इन्फेक्शियस होना जरूरी तो नहीं है। इसका मतलब आप ये कैसे कह रहे हो कि कावासाकी डिजीज है, इन्फेक्शन है और इम्यूनोग्लोबुलिन लड़ेगी किससे, किससे लड़ेगी इम्यूनोग्लोबुलिन, इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन जब कंफर्म ही नहीं बताया किसी ने, तुम कैसे कह रहे हो कावासाकी इन्फेक्शन है, मैं तो नहीं कह रहा कावासाकी इन्फेक्शन है। तो सर हमें तो लग रहा था, तुम्हें तो कुछ भी लगेगा बे, तुम्हारे लगने से 41 कट गए ना, 41% की तो लग गई। गोविंद सिंह चौहान, आई डोंट हैव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन बच्चे, मेरे पास क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो बेटा कहीं और ट्राई करना, ठीक है। चलो राम राम भाई ने, तो हो गया पहला क्वेश्चन सही। चलो 41 तो गया। आपने कहा सर मिनिमाइज रेसेस, रेसेस को कम करने के भी तो काम आ सकता है, कौन, देखो ये तो कंफर्म है कि पॉलीमॉर्फस रेसेस आर प्रेजेंट। कैसे रेसेस पाए जाते हैं आपको पता है ना, कैसे, पॉलीमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस रेसेस जो पाए जाते हैं वो तो पाए जाते हैं ना, पॉलीमॉर्फस रेसेस पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ट्रंक पर भी पाए जाते हैं, ये ट्रंक पर भी पाए जाते हैं और एक्सट्रीमिटीज पे भी पाए जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज पर भी पाए जाते हैं और ट्रंक पर भी पाए जाते हैं, ये पॉलीमॉर्फस पाए जाते हैं, हाँ या ना, मैंने कहा ठीक है। इसके लिए कूल कंप्रेशन कर दो, लोशन लगा दो, लूज फिटिंग कपड़े पहना दो, मिनिमम डिस्कंफर्ट कर दो। इस रेसेज के लिए मैंने किसी को आज तक कंट्रोल करने के लिए मैंने किसी को आईवी आईजी लगाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब ये तो तुम भूल जाओ कि इम्यूनोग्लोबुलिन इसलिए लगाई जा रही है किसको रेसेज हो रहे हैं, इसके लिए तो मैंने बता दिया नहीं क्या करना है, इसको आपको करना है, मैंने कल बताया था कोल्ड कंप्रेशन करना है और क्या करना है, लोशन लगाना है, लूज फिटिंग कपड़े पहनने हैं, इससे आपके रेसेज वो ठीक हो जाएंगे, कम होने लगेंगे या कम से कम कंट्रोल तो हो जाएंगे ना। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर बी भी नहीं है, और जब इसका आंसर बी नहीं है तो मतलब 19% भी गए, तो लमसम में मैंने 60% की तो बत्ती लगा दी। अच्छा सर प्रिवेंट हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में काम आता है कौन, इम्यूनोग्लोबुलिन। आपने कहा ऐसा कैसे, मैं समझा देता हूँ कैसे कह रहा है ये। कावासाकी डिजीज को म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम कहते हैं, पता होगा आपको, मैंने कहा पता है। इसमें फीवर आता है, 5 दिन से ज्यादा फीवर आता है, एक्यूट फेज की बात करूं तो मैंने कहा, और बाइलेटरल नॉन एक्सुडेटिव कंजक्टाइटिस, कंजक्टाइटिस होती है दोनों आंखों में, बस म्यूको, और क्या होता है म्यूकोसाइटिस होता है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होती है, एक्सट्रीमली में स्वेलिंग आ जाती है एक्सट्रीमिटीज के अंदर, कोरोनरी आर्टरी में एन्यूरिज्म बनने के चांसेस होते हैं, ये मोस्ट सीरियस पोटेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आपने कावासाकी डिजीज को अनट्रीटेड छोड़ दिया तो इसका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में एन्यूरिज्म बनना, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन तक हो सकता है और उससे डेथ हो सकती है। मैंने कहा इतनी गहरी बात है और तुम हल्के में ले रहे हो इसको, तो क्या करना चाहिए, मैंने कहा सर आईजीआईवी देना चाहिए एस्पिरिन के साथ, क्या देना चाहिए, आईजीआईवी विद आइस विद एस्पिरिन टू प्रिवेंट द कोरोनरी एन्यूरिज्म, कोरोनरी आर्टरी के एन्यूरिज्म को प्रिवेंट करने के लिए आपको देना चाहिए था क्या, आईजीआईवी और इम्यूनोग्लोबुलिन देना चाहिए था। तो आप इससे क्या होता, मैंने कहा ऐसे कर देते तो ना एन्यूरिज्म होता, ना मायोकार्डियल इंफाक्शन होता, ना डेथ होती, तो कोरोनरी आर्टरी को बचा के सेव करके हमने हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर दिया, और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कर दिया तो आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, आंसर जाएगा सी। और सी यानी 31% बच्चे सही हैं, बाकी परसेंट बच्चे गलत हैं, तो आपको ये पता लगना चाहिए कि क्यों गलत है। क्या इतना समझ में आया बच्चे आपको सबको, आ रहा है, चलो आगे चलो, गुड। आपने कहा सर रिड्यूस स्प्लीन साइज, स्प्लीन के साइज को कम करने के लिए देते हैं, ऐसा नहीं होता। लिम्फेडेनोपैथी यूजुअली इन द सिंगल, ये आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन के अंदर लिम्फेडेनोपैथी भी पाई जाती है, मैंने कहा क्या पाई जाती है, लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी पाई जाती है इसके अंदर। और ये जो लिम्फेडेनोपैथी होती है इससे क्या होता है, लिम्फेडेनोपैथी बेटा याद रखना 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े लिम्फ नोड हो जाते हैं, साइज बढ़ जाता है। और इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, और जो चीज़ है उसे कहते हैं स्प्लीनोमेगैली, क्या पाई जाती है, स्प्लीनोमेगैली भी पाई जाती है। तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, इसके अंदर पाया जाता है, इसके लिए आपको आईजीआईवी देने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन फाइंडिंग है जो पाई जाएगी। इसका मतलब इसके कम करने के लिए भी आईजीआईवी नहीं देते, तो आंसर क्या चला गया बेटा इसका, अपने आप इसका आंसर क्या चला जाएगा, आंसर इज द सी, क्या आंसर है, सी। चले, चलो गुड, चलो गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, अगले क्वेश्चन को पढ़िए और अगले क्वेश्चन के लिए हम आपके लिए व्यवस्था करवाते हैं, किसकी, आंसर है खाने पीने की, मतलब पोलिंग शुरू होने जा रही है। तो ये रही आपकी पोलिंग का क्वेश्चन आपके सामने, और ये रहा पोलिंग की व्यवस्था जो हम करते जा रहे हैं आपके साथ। ये पोल आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, फटाफट पोल को पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए क्वेश्चन के साथ साथ, बिना समय गंवाए, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी करिए, डू इट फास्ट because I have to go after that the MCQ. I have to go with the key points.
चलो गुड। सो द मोस्ट के आंसर आ चुके हैं, मैं आंसर देख लेता हूँ वापस से क्या क्या किसने क्या कहा है। सबसे ज़्यादा आंसर बच्चे जो हैं वो सी दे रहे हैं, और सी आंसर को दे रहे हैं 35% बच्चे। फिर आंसर डी दे रहे हैं 26%, फिर ए दे रहे हैं 22%, फिर बी दे रहे हैं 14%। यानी टोटल आंसर है ए नर्स रिसीव द रिपोर्ट, ए नर्स रिसीव द रिपोर्ट ऑफ 4 पीडियाट्रिक क्लाइंट, विच क्लाइंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। कौन से क्लाइंट को सबसे पहले असेस करना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा है। तो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा क्लाइंट विद द कोआक्टेशन ऑफ आयोटा एंड डिमिनिश्ड फीमोरल पल्स। आपको अच्छे से पता है कि कोआक्टेशन ऑफ आयोटा एक असाइनोटिक सीएसडी होती है। कैसी सीएसडी होती है? असाइनोटिक सीएसडी होती है। यानी कि इसका जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन है वो क्या आता है? इसका मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन ये आते हैं कि इसमें अपर बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और लोअर पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा कम होता है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि कोआक्टेशन ऑफ आयोटा के अंदर जो आर्च ऑफ आयोटा है, जहां पर डक्टस आर्टरिस पाया जाता है, उसके पहले या उसके बाद की नैरोइंग का होना कहलाता है कोआक्टेशन ऑफ आयोटा। क्या कहलाता है? कोआक्टेशन ऑफ आयोटा। चलिए बच्चे, चलो याद रहेगा। तो ये जो कोआक्टेशन ऑफ आयोटा है बच्चे, इसमें होगा कि अपर बॉडी पार्ट में ब्लड ज्यादा तो बीपी ज्यादा होगा, हार्ट रेट थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होगा। ये कॉमन चीजें पाई जाती हैं अपर के। और लोअर के अंदर क्या होता है? थोड़ा सा फीमोरल पल्स वीक हो जाती है, बीपी भी कम हो जाता है नीचे वाले बॉडी पार्ट में, ग्रोथ भी कम होती है और थोड़ा टेम्परेचर भी कम होता है। ऐसा होता है कोऑर्डिनेटर के अंदर। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये केस तो बनता है, पर क्या आपको लगता है कि बाकी केसेस से ज्यादा, मतलब बाकी केसेस आपने चारों पढ़ लिए होंगे तो आपको ये ज्यादा सीवियर लग रहा है? ये तो बहुत कम सीवियर है बाकी के कंपेयर में, इससे ज्यादा खतरनाक है। तो मुझे समझ में ये नहीं आया कि ए आंसर जिस व्यक्ति ने दिया है उस व्यक्ति ने क्या सोच के इसका आंसर दिया है कि जब इससे ज्यादा सीवियर कंडीशन है देन व्हाई यू आर गो विद द ए। तो मैं कोआक्टेशन ऑफ आयोटा सबसे खतरनाक लग रहा है इन चारों वाली डिजीज में। मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है तो उसका मैं इंतजाम कर देता हूं, अभी रुक जाओ। तो आपने कहा और बताओ सर, इन दैट कंडीशन द क्लाइंट विद द डक्टस आर्टरियोसिस यानी पीडीए कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में लाउड मशीनरी मरमर पाई जाती है, जिसको गिब्सन मरमर कहते हैं। मशीनरी मरमर या गिब्सन मरमर कहते हैं। इसमें दोनों डायस्टोल और सिस्टोल एबनॉर्मल होती है। तो पीडीए के अंदर गिब्सन मरमर पाई जाती है। कौन सी मरमर बच्चे? गिब्सन मरमर पाई जाती है, याद रखिएगा। इसमें जो गिब्सन मरमर पाई जाती है, और ये जो गिब्सन मरमर है ये किसका मतलब है? मशीनरी मरमर, यानी इसके अंदर सिस्टोल भी प्रॉब्लम करेगा, इसके अंदर सिस्टोल भी प्रॉब्लम करेगा और डायस्टोल भी प्रॉब्लम करेगा। सिस्टोल और डायस्टोल दोनों इसमें खराब होते हैं, मरमर पाई जाती है, इसलिए इसे हम कहते हैं मशीनरी मरमर, जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होती है। और उसके अंदर अगर मशीनरी मरमर पाई जा रही है तो ये तो इसकी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, और जिस भी केस में मुझे एक्सपेक्टेड फाइंडिंग मिली होती है उसे मैं कभी हाईएस्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखता। इसका मतलब है ये आंसर भी नहीं है। तो जिन्होंने 14% दिया वो भी बहुत बड़े वाले हैं, पर कोई बात नहीं। अब बचे दो, सी और डी। तो मैंने कहा देख लेते हैं सी क्या कहना चाह रहा है। सी कहना चाह रहा है द क्लाइंट विद द टेक्नोलॉजी ऑफ फैलेट ऑक्सीजन सैचुरेशन इज 80% ऑफ द रूम। रूम के तापमान पर ये इसका जो टेम्परेचर है वो 80% होता है। टेक्नोलॉजी ऑफ फैलेट का केस है। तो टेक्नोलॉजी फैलेट तो खतरनाक डिजीज देखा जाए तो खतरनाक डिजीज है या नहीं है? क्योंकि ये तो भैया कैसी डिजीज है? ये तो साइनोटिक डिजीज है। अरे हाँ या ना? इसमें तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी कम होगा। मैंने कहा कम हो गया ना, 80% पर आ गया रूम टेम्परेचर पर। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन 80% दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है बेटा? 80% दिखा रहा है। तो बताइए सर इसमें समस्या है? मैंने कहा बिल्कुल समस्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फैलेट तो प्रॉब्लम कैसी है? टेक्नोलॉजी ऑफ फैलेट तो बेटा सीरियस प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? सीरियस प्रॉब्लम है। इसका मतलब बिल्कुल सही कहा, 80% ऑक्सीजन का होना कम होता है, इसलिए इसको हम सीवियर मानते हैं। किसको? टेक्नोलॉजी फेलेट को। इसलिए इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी फेलेट में अगर 80% है तो एक बात जरा सुन लेना, मैं इसको आंसर देने से पहले मैंने एक बार तुम्हें पहले ये बात बता तो चुकी है, शायद नहीं बताई तो फिर बता देता हूँ। वैसे बता रखी है, मुझे अच्छे से पता है कि टेक्नोलॉजी फेलेट के अंदर ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन होता है, टेक्नोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन होता है वो एक्सपेक्टेड कितना होता है? कितना एक्सपेक्टेड होगा? और जितना एक्सपेक्टेड होगा वो आंसर है बच्चे 65 से चल जा भैया, 65 से 85%। 65 से 85% ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है। जब ये एक्सपेक्टेड है और इसी में 80% आंसर आ रहा है तो मुझे पता था कि 80 तो आना ही था, तो मैं भाग के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑफ फेलेट वाला वही केस दिखा रहा है जिसकी मैं उम्मीद करके बैठा था। मैंने कहा 80 तो ठीक है, ये तो 65 तक चला जाता है। इसका मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। इस कंडीशन में ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, और इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है इसका मतलब इसका आंसर सी नहीं है। और जब सी नहीं है तो बेटा 35% ये गए, 26% बच्चे हैं जिनका आंसर सही है, 74% बच्चों का आंसर गलत है। क्लियर है बच्चों यात्रा? वेरी गुड, चलें बेटा आगे। ठीक है सर, डी तो बता दीजिए, डी क्यों है? बता रहा हूँ।
कौन बताएगा? मैं तो बताऊंगा, और कोई है क्या यहाँ भाई के अलावा? VSD क्या है? मैंने कहा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। मैंने कहा हाँ, तो ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने कहा बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ये ऐसा होता है ना हार्ट? मैंने कहा हार्ट ऐसा ही तो होता है। कितने चैम्बर है? मैंने कहा 4। ये तो एक पेन चल जाए तो बहुत मरना। कितना है? 4। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये है राइट वेंट्रिकल। ये है राइट एट्रियम, तो ये है लेफ्ट एट्रियम। ये है राइट एट्रियम। यहाँ से इंफीरियर वेना केव आती है और यहाँ से सुपीरियर वेना केव आती है। ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ से निकलता है एओर्टा, और यहाँ पे प्रॉब्लम बता दिया। क्या नाम प्रॉब्लम का नाम है? प्रॉब्लम का नाम है VSD। VSD प्रॉब्लम का नाम, मतलब प्रॉब्लम ऐसे है। यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। आंसर आप खुद दे दोगे, मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पल्मोनरी आर्टरी निकलती है तो ब्लड को लेके कहाँ जाती है? लंग्स में। और लंग्स ब्लड को लेके कहाँ जाता है? जब पेन चल जाए तो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। पेन नहीं चला तो कहीं नहीं जाता। तो पेन चल गया, पल्मोनरी वेन कहाँ ले जाती है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। मैंने कहा डन। हुआ क्या है? मैंने कहा देख ऐसा है, ब्लड है ना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से भी ब्लड यहीं आ रहा है, इधर से भी ब्लड यहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? और यहाँ से तो ब्लड जा ही रहा है, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा आ रहा है। पहली चीज़, राइट वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा, और राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा ब्लड को धकेलने के लिए इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि पल्मोनरी में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है। तो बोला आपको कैसे पता ज़्यादा है? मुझे सब पता है, क्वेश्चन में लिख रखा है। कहाँ लिख रखा है क्वेश्चन? बताना सर। क्वेश्चन में लिख रखा है टेकीपीनिया है। टेकीपीनिया तब होता है जब लंग्स में वर्कलोड बढ़ जाता है और डाइफोरेसिस होता है इस पेशेंट को। तो डाइफोरेसिस नॉर्मल फाइंडिंग होती है, पर अगर टेकीपीनिया दिखा रहा है पेशेंट, तो यानी पल्मोनरी साइन आ रहे हैं। VSD के अंदर पल्मोनरी साइन आने का मतलब है कंडीशन सीवियर होती जा रही है। और अगर सपोज करो कि यहाँ ऐसा हो जाए क्या, कि यहाँ प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि ज़्यादा ब्लड आ रहा है और यहाँ प्रेशर बढ़ गया, तो दीवारों की मोटाई बढ़ गई, और जब दीवारों की मोटाई बढ़ेगी तो फिर ये ब्लड क्यों लेगा? फिर राइट वेंट्रिकल कहेगा मैं नहीं ले रहा, तू ले ले। क्या ले ले? बोला मेरा ब्लड ले ले। बोला क्यों ले लूँ? बोला नीचे ले नहीं रही ना, वो कौन नहीं ले रही? पल्मोनरी आर्टरी नहीं ले रही ना। क्यों नहीं ले रही? उससे पूछो क्यों नहीं ले रही। हाइपरटेंशन हो रहा होगा इसलिए नहीं ले रही है, तनाव ज्यादा है नीचे इसलिए नहीं ले रहा वो। तो बोला फिर कौन लेगा? बोला तू ले ले। बोला मैं काहे लूंगा, मैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल। बोला होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल अपने घर का, आज के टाइम पर हम बड़े हैं। बोला कैसे? बोला हमारी दीवारें मोटी हो चुकी, तुमने इतना ज्यादा ब्लड पिला है बे कि सारी दीवारों को तराई तराई कर दिया तुमने। इसका मतलब ये है कि हम नहीं ले रहे हैं। तो बोला तो हम क्यों लेंगे? बोला तुम ही लोगे बेटा, कौन लेगा? ये तो ले नहीं रही है ना, तो अब ब्लड कहाँ चलाने लगा? ऐसा तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा होने को दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और जो होता है इसी को कहते हैं एजाइन मेंजर सिंड्रोम। इसे क्या कहते हैं? एजाइन मेंजर सिंड्रोम। तो कंडीशन बेटा बदतर होती जा रही है। टेकीपीनिया ने इस बात का संकेत बता दिया कि पल्मोनरी साइन आ तो रहे हैं। समझ आ रहा है बच्चे? समझ आया बच्चे? वेरी गुड। चलें, आंसर आ गया? आंसर क्या आ गया बेटा इसका? डी आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें जल्दी, जब तक आपके पोल की व्यवस्था करवाता हूं मैं। बताओ फटाफट। अनिता गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलो आंसर आ रहा है? पोल करता था, बोल दीजिए। when monitoring an infant when monitoring an infant with the left to right side heart shunt, which finding would the nurse not expected during the physical assessment? Which finding would the nurse not expected ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट? अब सबसे पहले बात कर रहे हैं संट कैसा है, लेफ्ट से राइट है। संट जो है वो लेफ्ट से राइट दे रखा है, और जब भी संट लेफ्ट से राइट दे रखा होता है तो डिजीज कैसी होती है? आंसर है असाइनोटिक होती है। कैसी डिजीज होती है? असाइनोटिक डिजीज होती है। तो ये तो कंफर्म है कि असाइनोटिक है। इसका मतलब इसमें हाइपोक्सिया जैसी कोई सिचुएशन तो नहीं होगी। आपको अच्छे से पता है कि क्लबिंग ऑफ फिंगर क्यों होता है? क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से होता है। तो मैंने क्रॉनिक हाइपोक्सिया तो होगा ही नहीं ना, जब असाइनोटिक है तो इसके अंदर होने का सवाल ही नहीं है ना क्रॉनिक हाइपोक्सिया। जब इसके अंदर क्रॉनिक हाइपोक्सिया होगा ही नहीं तो फिर इसके अंदर क्लबिंग ऑफ फिंगर क्यों होगी? और क्लबिंग ऑफ फिंगर का रीजन क्या बता रहा हूं मैं? क्रॉनिक हाइपोक्सिया है, तो वो तो इसके अंदर हो नहीं सकता। तो जिस बच्चों ने इसका आंसर ए दिया है, जिस बच्चों ने इसका आंसर ए दिया है वो सही है। तो ए आंसर इसका सही है। बाकी मैं बता देता हूँ गलत क्यों है, तो टेंशन मत लो। ठीक है,
अच्छा सर, क्लबिंग ऑफ फिंगर के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें बता दीजिए, क्लबिंग ऑफ फिंगर के बारे में। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर में जो लोबी बॉन्ड एंगल होता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर में जो लोबी बॉन्ड का एंगल होता है, वो लोबी बॉन्ड एंगल मोर देन 165 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मोर देन 165 डिग्री होता है। 180 हो सकता है उससे ज़्यादा, पर 165 से ज़्यादा होता है लोबी बॉन्ड एंगल क्लबिंग ऑफ फिंगर में। इसमें एक साइन देखा जाता है जिसे कहते हैं स्कैम रोथ। क्या कहते हैं? स्कैम रोथ साइन। ये जो स्कैम रोथ साइन है, इसका एक बार मैं देख लेता हूँ। स्कैम रोथ, हाँ यही है, स्कैम रोथ साइन है। स्कैम रोथ साइन जो पाया जाता है वो क्या होता है, इसके अंदर स्कैम रोथ विंडो जो है वो एब्सेंट होती है। और स्कैम रोथ विंडो का एब्सेंट होना स्कैम रोथ साइन का पॉजिटिव होना कहता है। तो जब ये विंडो एब्सेंट होती है, सर ये विंडो कहाँ होती है? तो अगर आप दोनों नाखून को ऐसे करके मिलाओगे, अगर आप दोनों नाखून को ऐसे करके मिलाओगे, जैसे मैंने नाखून मिलाए हैं, हाथ को देख लीजिए, दोनों नाखून को मिला लीजिए, तो एक आंख से देखिए तो नाखून के बीच में से आपको चीजें दिखाई देंगी। अगर क्लबिंग ऑफ फिंगर होगी तो ये नाखून ऐसे नहीं होगा, ये नाखून ऐसे होगा, तो वहाँ विंडो नहीं बनेगी। विंडो तब बनती है, विंडो बनती है जब दोनों नाखून जुड़ जाते हैं, तो दोनों नाखून जुड़े होंगे तब विंडो बनेगी ना। तो विंडो क्लबिंग ऑफ फिंगर के नाखून ऐसे जुड़ ही नहीं सकते, तो हमेशा ऐसे रहते हैं, तो इसमें स्कैम रोथ विंडो एब्सेंट होती है, और स्कैम रोथ विंडो एब्सेंट होती है तो इसे कहते हैं स्कैम रोथ साइन, जो क्लबिंग ऑफ फिंगर में पाया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो दोनों नाखून के बीच में से देख लीजिएगा, एक आंख को बंद करके देखना तब दिखेगा, ऐसे मत देखना इसमें से सारी दुनिया दिख जाती है, बोला दिख तो सब रहा है, इसमें से नहीं देखना है बे, इसमें से देखना है। समझ में आ रहा है? नाखूनों के बीच में से देखना डॉक्टर साहब, नाखूनों के बीच में देखना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे? सर दिख रहा है बिल्कुल, लतासा को दिख गया, लतासा को दिख गया, लतासा पहली विनर है जिसको दिख गया, तो लतासा का नाम जोर से लिया जाए, अनाउंस किया जाए लतासा का नाम। भाई और जीनियस, हाँ वो तो ठीक है, बस बेटा तुम लोगों का प्यार है। अब तो दिल भी बोलने लगा है कि भाई का क्वेश्चन का आंसर ना दिया का गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। तो ये वाला आंसर मैंने कहा ठीक है सर, देख लेते हैं। तो आंसर तो इसका ए है, तो सर बी क्यों नहीं है वो बता दो, तो वन बाई वन करके देखते हैं। बी का मतलब मैंने कहा देखो होता क्या है इसके अंदर, डाईफोरेसिस। तो इसके अंदर आप जो डाईफोरेसिस कर रहे हो, डाईफोरेसिस रेस्ट में भी हो सकता है और एक्सरसन के समय भी हो सकता है। एक्सरसन कौन सी कमाई कर रहा है बच्चा? अरे फीडिंग करना एक्सरसन होता है। बच्चा जब दूध पीता है तो जो लगाता है एक्सरसन होता है, तो बच्चे के लिए कॉमन एक्सरसन, एक्सरसन वाली कंडीशन कौन सी है? फीडिंग वाली। तो फीडिंग के समय भी हो सकता है डाईफोरेसिस, और रेस्ट के समय भी डाईफोरेसिस हो सकता है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो ऐसा तो देखने को मिलेगा ही। आपने कहा हार्ट मरमर, अरे सारे में अभी तो बताया था, एएसडी वीएसडी सब के अंदर हार्ट की मरमर पाई जाती है, तो इट इज कॉमन फाइंडिंग। पुअर वेट गेन, एएसडी वाले बच्चे की सिलेंड्रिकल बॉडी इमेज होती है, याद है मैंने बताया था कैसी बॉडी इमेज होती है? सिलेंड्रिकल, शायद कॉपी में लिखाया भी है मैंने। तो सिलेंड्रिकल जो बॉडी इमेज है, सिलेंड्रिकल जो बॉडी इमेज है, और वो सिलेंड्रिकल बॉडी इमेज होने के पीछे आपको पता है पुअर वेट गेन होता है, और एएसडी में ये पाई जाती है। और एएसडी जो है वो लेफ्ट टू राइट शंट होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि लेफ्ट टू राइट शंट की वजह से बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। तो पुअर वेट गेन तो कॉमन साइंस, कॉमन सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो ये भी देखने को मिलता है। जो नहीं मिलता वो कौन सा है? क्लबिंग ऑफ फिंगर है, जो देखने को नहीं मिलता, वो तब देखने को मिलता है जब डिजीज साइनोटिक होती है। भाई यहाँ पर दूसरे की टीचर की क्लास देख रहे हैं, देखें जिसको देखना है वो देखता रहेगा बेटा, कुछ तो किसी का तो भला हो, बढ़िया यहाँ से सीख लेगा, बच्चों को तो गलत नहीं पढ़ाएगा, अच्छी बात है, मेहनत करेंगे तो। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा वो फटाफट कर दो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुहूर्त नहीं निकलता इन चीज़ों का, ये तो तुम्हारा सबसे पहले परमो धर्म है। और डीएसएसबी का रिजल्ट अभी तक आया नहीं, और आने में पहले कह रहा हूँ, हमेशा देरी कर देते हो इसमें आने में, सनम धीरे धीरे आते हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो रिजल्ट के आने का वेट नहीं करना लाइक करने में, उससे पहले लाइक कर देना, जिससे रिजल्ट की उम्मीद अच्छी बनी रहे। बस लाइक करने से पास हो जाएंगे? नहीं, लाइक करने से लॉयल्टी बढ़ जाएगी, लॉयल्टी बढ़ती है तो ऊपर वाला भी फल देता है। क्योंकि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उस विद्या को ले रहे हो, और वो विद्या आपके काम आएगी। कई बार विद्या काम नहीं आती, जैसे कि कर्ण के काम नहीं आई थी महाभारत में। तुम बहुत बड़े धुरंधर हो सकते हो, बहुत बड़े अखंड ज्ञानी हो सकते हो, पर कोई जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी है क्या? ना रे, 98% किस्मत, 98% हार्डवर्क और 2% किस्मत, ये 100% कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन का। और मेरी बात याद रखिएगा, 2% किस्मत ज़्यादा भारी पड़ती है 98% मेहनत पे। तो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले ज्ञानी रह गए, और कम पढ़ने वाले निकल गए, क्योंकि चीज़ें सिस्टमेटिक चलाई और जैसे फॉलो किया, उस पर भरोसा किया टीचर पे ब्लाइंडली, और कम पढ़ के भी निकल गए। और 50 किताब पढ़ने वाले अभी तक रिपीटर बन के पेपर दे रहे हैं। तो बेटा भाग्य में जो लिखा है वही तो काम आएगा रे, वो थोड़ी चला जाएगा कहीं। समझ आ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन की व्यवस्था कर दी है, अब आपके लिए पोल की व्यवस्था कर देता हूँ। तो ये रहा आपका पोल, मैंने कर दिया स्टार्ट।
A nurse is the neonate intensive care unit. Discover a cyanotic newborn with the excessive frothy mucus in the mouth. What the nurse should do the first? सब नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक बताओ, पहले मुझे बताओ इसका डायग्नोसिस क्या है। मैनेजमेंट तो कर रहे हो, क्या मुझे बताओ इसका डायग्नोसिस क्या है? व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज? इस डिजीज में आपको जो सामने लिख रहा है इसका क्या डायग्नोसिस है? आंसर करो फटाफट सब बच्चे, जल्दी करो। TOF, बहुत अच्छे। TOF, ये है TEF। इट इज ए TEF। इट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट नहीं है, ये ट्रेकियोईसोफेजियल फिस्टुला है। द डिजीज नेम इज ट्रेकियोईसोफेजियल फिस्टुला। इट्स नॉट द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ये डिजीज नहीं है। पूरा साइनोटिक तो है, तो साइनोटिक तो इसमें भी पाई जाती है। 3C साइन पाए जाते हैं ना, मैंने कौन कौन से सर? एक तो इसमें कफिंग होता है, क्या होता है? कफिंग। एक इसमें होता है चॉकिंग, क्या होता है बच्चे? चॉकिंग। और एक इसमें होता है साइनोसिस। तो साइन तो यहाँ भी है, साइनोसिस तो इधर भी है। और फ्रोथी सलाइवा प्लस पॉइंट है इसका। तो आपने कहा सर छोड़ो मुझे डिजीज नहीं पता, तो भी मैं इसका आंसर यूं कर दूंगा। अगर मुझे डिजीज का नाम भी नहीं पता ना, तो भी मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे दूंगा। कैसे दे दोगे? अरे वही तो जलवा है बे। और कैसे देते हैं हम बताते हैं कैसे देते हैं, आप सुनिए। ये कह रहा है ऑक्सीजन देती 100%। पहले एक बात ना, रास्ता क्लियर नहीं है तो ट्रैफिक चालू कर देगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कुछ सामान भेजना है और रास्ते में जाम लगा है, तो पहले जाम हटाएगा या पहले सामान भेजेगा? फटाफट, पहले सामान भेजेगा या पहले जाम हटाएगा? जल्दी बताओ, पहले हमको सामान हटाना चाहिए, पहले हमको सामान भेजना चाहिए या हमको क्या हटाना चाहिए? जाम हटाना चाहिए? बताओ फटाफट। तो जहां तक कॉमन सेंस की बात है, आपको पहले जाम हटाना चाहिए तब सामान भेजना चाहिए। जाम किसने किया हुआ है? मैंने कहा फ्रोथी म्यूकस ने। तो पहले जाम हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा पहले सक्शन करो भाई, पहले सक्शन करो आप, पहले सक्शन करो उसके बाद देखेंगे, हाँ या ना? तो जो आंसर सी दे रहे थे नीचे टेस्ट भैया, ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, ठीक है? तो पहले जाम हटाएंगे फिर सामान भेजेंगे। तो मैं जाम हटा दीजिए, तो मैंने कहा सक्शन कर दीजिए, उसके बाद फिर हम क्या भेजेंगे? ऑक्सीजन। क्या भेजेंगे? ऑक्सीजन। मैंने कहा भाई दे दो ऑक्सीजन, 100% कम पड़ रही है तो। हाँ सर ये तो सही है। तो अस्कल्टेशन ऑफ लंग्स, मैंने कहा तू सक्शन कर दे उसके बाद अस्कल्टेशन कर देना। मैं कब मना कर रहा हूँ तेरे को अस्कल्टेशन करने के लिए? पर अस्कल्टेशन करेंगे भी, पर क्या पहला एक्शन ही अस्कल्टेशन होगा? मेरे हिसाब से पहला एक्शन तो क्लियर ही वेयर होना चाहिए। तो अस्कल्टेशन करने से मना नहीं है, बट मैं पहली प्रायोरिटी में अस्कल्टेशन नहीं करता। प्लेस द नी चेस्ट पोजीशन, और नी चेस्ट पोजीशन इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको वीनस रिटर्न में चेंज लाके साइनोसिस को कम कर सकें। पर वो उस साइनोसिस को कम करेगा जिसका कॉज क्या होगा? हार्ट प्रॉब्लम होगी। और ये आपको पता है अच्छे से, ये हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दिस साइनोसिस द रिजल्ट ऑफ द एस्पिरेशन सिक्रेशन। इस साइनोसिस का जो रिजल्ट है वो एस्पिरेशन है, इसका मतलब सर्कुलेटरी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो नीलापन है, देख मेरी बात सुन, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में जो साइनोसिस होती थी बेटा, यही तो सारा ज्ञान है जो दूसरी जगह नहीं मिलता। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में जो साइनोसिस होती थी उसका कॉज सर्कुलेटरी था कि नहीं था? मैंने कहा सच था, तो डिजीज तो सीएचडी थी, तो उसका कॉज क्या था? सर्कुलेटरी। यहाँ जो साइनोसिस है इसका कॉज है बेटा रेस्पिरेटरी। ओहो, तो इसका कॉज रेस्पिरेटरी है, तो इसमें नी चेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। पहले आप एक बार सक्शन कर लीजिए, फिर चाहो तो नी चेस्ट भी दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना? पर क्योंकि मेरा पहला कॉज यहाँ रेस्पिरेटरी की वजह से साइनोसिस हो रहा है, तो पहले तो मैं सक्शन ही करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो ना मानूं भाई। राजू कह रहा है पता नहीं आज किसका मुंह देखा, सुबह सुबह सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। शीशा देख लिया होगा बे, या फिर मोबाइल में सेल्फी कैमरा खुल गया होगा गलती से। और किसका देखेगा भाई, तू सोता तो अकेला है, खुद का ही देखा होगा। है राजू? ए राजू, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक आपके पोलिंग की व्यवस्था कर देते हैं हम लोग, ठीक है? फटाफट आंसर सारे बच्चे। In newborn is being evaluate the possible esophageal atresia with the tracheoesophageal fistula which finding the nurse is most likely। कौन सी प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है? तो आपने कहा बताइए क्या होता है? ये आपको पता है ना, TEF विद EA का केस है। जो TEF विद EA है, जो TEF विद EA होता है वो क्या करता है? इसे कहते हैं ट्रेकियो ईसोफेजियल अट्रेसिया विद ईसोफेजियल अट्रेसिया विद फिस्टुला।
इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो ऐसा होता है कि याद है आपको, एक ट्रेकिया होती है जो आगे से बाइफरकेट होती है, एक ट्रेकिया होती है जो आगे से बाइफरकेट होती है, और ये है, और इसमें एक बगल में होता है, ये है अपर एंड ऑफ ईसोफेगस, और एक होता है लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस हैज द फिस्टुलस कनेक्शन विद द ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में जो लोअर एंड होता है ईसोफेगस का, उसका कनेक्शन हो जाता है बेटा, किसके साथ कनेक्शन हो जाता है, उसका कनेक्शन हो जाता है ट्रेकिया के साथ। तो ये हो गया अपर एंड, क्या हो गया अपर, और ये हो गया लोअर। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, 87% टोटल का यही अकेला होता है। समझ आ रहा बच्चे? आपने कहा सर बताइए कौन सा आंसर है, मैं पहले पोलिंग की व्यवस्था कर देता हूँ फिर आपको देखते हैं। मैंने कहा पोलिंग के हिसाब से तो बहुत लपक के आंसर गया है, सबका आंसर ए है। मैं बनवाई प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहने वालों, तुम्हारे तो कीड़े पड़ेंगे बेटा प्लास्टिक के, नॉर्मल नहीं पड़ेंगे, प्लास्टिक के पड़ेंगे जो गले ही नहीं, परमानेंट प्लास्टिक वाले। क्या सोच के तुमने आंसर डी दिया? अरे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग दो में बताई थी मैंने, एक तो आईसीपी बढ़ता है तो होती है, और एक पाइलोरिक स्टेनोसिस होती है। तुम जहां मुंह उठा के प्रोजेक्टाइल कर देते हो क्या? हाँ सर ये तो सही कह रहे हो, तो इसमें मतलब इसमें डी नहीं हो सकता बे बिल्कुल भी। अजय भी है, अजय भी कीड़े पड़ेंगे, अजय भी है, जय भी है नहीं, अजय भी है। अगला देखो, डिमिनिश्ड लंग साउंड खुरापाती है। ये कह रहा है कि इवेलुएट करना है डिमिनिश्ड लंग साउंड, जो लंग्स की साउंड है वो क्या हो रही है, डिमिनिश्ड हो जाती है, ऐसा कह रहा है ये। डिमिनिश्ड लंग साउंड आर नॉट द ऑर्डिनरी साइन ऑफ, हमेशा इसके अंदर डिमिनिश्ड साउंड नहीं होते, हमेशा इसके अंदर डिमिनिश्ड साउंड नहीं होती। डिमिनिश साउंड इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा ये प्रेजेंट नहीं होता। ये तभी प्रेजेंट होगा जब न्यूमोनिया डेवलप होगा, और न्यूमोनिया हर केस में डेवलप नहीं होता है। तो न्यूमोनिया होगा तभी डिमिनिश साउंड आएगी, नहीं तो काय को आएगी भैया। और इसमें कहीं लिखा नहीं कि न्यूमोनिया है, तो मोस्ट लाइकली आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, में ऐसा नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेशन है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। हर केस ऑफ ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला का और ईसोफेजियल ट्रेसिया के अंदर न्यूमोनिया का पाया जाना हमेशा के लिए सार्थक नहीं होता, कभी न्यूमोनिया पाया जाएगा, कभी न्यूमोनिया नहीं पाया जाएगा। जब नहीं पाया जाएगा तो फिर डिमिनिश्ड बाउस, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि जो हमेशा पाया जाएगा, यानी हमेशा मोस्ट लाइकली ज्यादातर पाया जाता है ऑब्जर्व करने पर, उसमें ये वाला केस ज्यादातर में नहीं आता, क्योंकि न्यूमोनिया कभी कभी होता है। जब कभी कभी होता है तो हमेशा चीजें नहीं होती। क्लियर है? ऐसा करो तुम दोनों निकल लो अब, और जाओ यहाँ से, शकल मत दिखाना अपनी, चलो ये दोनों के दोनों गायब हो जाओ, कीर्ति और धीरू। तुम्हें अपने अपने पढ़े की व्यवस्था की पड़ रही है, यहाँ आदमी गला फाड़ फाड़ के लग रहा, क्यों बे? पढ़ लो थोड़ा, घर वाले भी तुम्हारे कमेंट कभी पढ़ लेंगे तो शर्म करेंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए गायब हो जाओ। तो ये आंसर भी नहीं। कौन केव स्कैफोल्ड एब्डोमेन, देख मेरी बात सुन, अगर ये केस ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला का है, अगर ये ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला का है, तो इसमें तो गैस बढ़ेगी। मैंने कहा गैस बढ़ेगी क्योंकि ईसोफेगस किससे कनेक्टेड है, ट्रेकिया से। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इन्हें कुछ पता तो जिंदगी में है नहीं कि करना क्या है। मुंह उठाए चल दिए, कमेंट बॉक्स में 4 बार हैं कर लिया, बाद में नंबर एक्सचेंज कर लिए, आज से शुरू कर ली, पढ़ाई वढ़ाई गई बाढ़ में। घर वाले कह रहे हैं क्लास देख रहे होंगे, यहाँ व्यवस्था बैठाने में लगे हैं सब। ये तो और खुशी की बात है। तो गैस बढ़ेगी, और गैस बढ़ेगी तो एब्डोमेन का साइज बढ़ेगा, तो इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। क्या होता है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। तो सर स्कैफोल्ड तो होगा, स्कैफोल्ड कौन के, दबा हुआ एब्डोमेन पाया जाता है डायफ्रामेटिक हर्निया में। और आपको लग रहा है कि ये डायफ्रामेटिक हर्निया है, नहीं नहीं सर डायफ्रामेटिक हर्निया तो नहीं है। तो जब हर्निया नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एब्डोमेन के ऑर्गन कहीं और चले गए हों? अगर अगर डायफ्राम टूट जाता तो एब्डोमेन के ऑर्गन कहीं और चले जाते और कहीं और जाते, तो इसका मतलब ये है
उसके एब्डोमेन खाली हो जाता, और एब्डोमेन खाली हो जाता तो एब्डोमेन पिचक जाता, और जब एब्डोमेन पिचकता है तो उसे कौन के स्कैफोल्ड एब्डोमेन कहते हैं। और स्कैफोल्ड एब्डोमेन किसका साइन है? आंसर डायफ्रामेटिक हर्निया का। इसमें तो एब्डोमेन फूलेगा, क्यों फूले? कौन कह रहा है डिहाइड्रेशन पे? ए प्रतीक जहांगीर, तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे इसको डिहाइड्रेशन कहने की। अरे नाश्ते में क्या खाया था बे प्रतीक आज? हैं? नाश्ते में क्या खाया था? अपना ही भेजा फ्राई करके खा गया है क्या? क्यों भाई हाइड्रा? डायफ्रामेटिक हर्निया नहीं होता है, डिहाइड्रेशन के अंदर नहीं होता। ठीक है बच्चे, स्कैफोल्ड एब्डोमेन, स्कैफोल्ड यानी पूरा पिचक जाता है। ठीक है, एब्डोमेन पिचकना और एब्डोमेन की स्किन का पिचकना दोनों अलग होते हैं। एब्डोमेन की स्किन पिचक जाए उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, एब्डोमेन पिचक जाए उसे कहते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। क्या कहते हैं? डायफ्रामेटिक हर्निया। गौरव सर को नमस्कार, गौरव सर का स्वागत है। सब बच्चे गौरव सर का नमस्कार करके स्वागत करें और सर को मुबारकबाद दें देश की आज़ादी के पर्व की। डिजाइनर से परेशान है। चलो नहीं सर, आप कितने अक्षय हो? अक्षय मतलब एक्स मतलब मैं कुलाड़ी हूँ क्या? अक्षय हो ऐसे लिखते हो? अक्षय हो, ये कुलाड़ी का होता है रे। तुम अंग्रेजी क्यों, तुम हिंदी उतार रहे हो बे? बड़े बाले हो तुम लोग। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा ए, चॉकिंग एंड साइनोसिस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। इसमें आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन के, एक से ज्यादा आंसर है, मल्टीपल क्वेश्चन का है टाइप। तो फटाफट ये बता दीजिए निम्न में से कौन कौन से सही हैं। जौन से सही हैं। हम इसमें पोल नहीं करा सकते क्योंकि पोल की व्यवस्था इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन सही हैं। 5 आंसर दे रखे हैं और 5 आंसर। सर बहुत स्लो हो आप। हाँ मैं तो स्लो हूँ, तू फास्ट हो गया। तू कहाँ पहुंच गया? एक आधा एग्जाम निकाल लिया कि तूने फास्ट हो गए? फास्ट वाले बगल में पढ़ा तो रहे हैं, वहां पढ़ लेना। तो फास्ट वाले राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, वो पढ़ ले। जो फास्ट, जो स्लो थे ना, जो फास्ट थे, वो आगे निकल गए और मंजिल पीछे रह गई। मुझे ओलंपिक में जाना है क्या? मैं ऐसे ही पढ़ा था, मस्त रहो तुम। असलम गॉड ब्लेस यू बच्चे। 12 महीने का बच्चा है, हाई ब्लड लेड लेवल है इसका, लेड की मात्रा ज़्यादा है, 18 माइक्रोग्राम पर डीएल से ज़्यादा है। एंड द नर्स एजुकेट द पेरेंट्स, नर्स समझा रही है, एजुकेट कर रही है पेरेंट्स को अबाउट द लेड पॉइजनिंग। विच स्टेटमेंट मेड बाय द पेरेंट्स इंडिकेट दैट सक्सेसफुल। अगर कौन सा ऐसी बात है जो पेरेंट्स ने बोली तो उसके बाद ये लगेगा कि सब कुछ सही है, सेलेक्ट द ऑल अप्लाई। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें? एक बात तो मैं आपको बता दूं, अभी तक इसको एक्यूट पॉइजनिंग हुई नहीं है। एक्यूट पॉइजनिंग अगर होती तो 20 के ऊपर होता, तो 18 है, तो एक बार ये तो कन्फर्म मान लो कि नियर बाई है पॉइजनिंग के। क्योंकि 20 के ऊपर होती है माइक्रोग्राम, जब होता है 20 या 20 के ऊपर जब माइक्रोग्राम पर डीएल होता है ब्लड लेड लेवल, तब जाकर हम चेक करते हैं बच्चे, तब हम किसे कहते हैं? एक्यूट लेड पॉइजनिंग। तो नियर बाई तो आ चुका है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आई शुड गेट अवर होम इंस्पेक्टेड फॉर द सोर्स ऑफ लेड। मैंने कहा था कि अगर 10 से 14 यानी 20 से कम है तो आप उस पेरेंट्स को एजुकेट करिएगा। मैंने पढ़ाया क्लास में, कॉपी में देख लीजिएगा। मैंने पढ़ाया ही लिखाया है कि आपको, मैंने क्या लिखा रखा है स्क्रीनिंग के अंदर, कि अगर 20 से कम है तो आप उसके पेरेंट्स को एजुकेट करिए कि बच्चे को उस वातावरण में रखे जहां लेड नहीं पाई जाती। तो एक बार चेक कर लीजिए कौन कौन से वातावरण में लेड है और कौन कौन से वातावरण में लेड नहीं है। कुछ कह रहे हैं ACE, कुछ कह रहे हैं ABE, कुछ कह रहे हैं AB। बहुत बढ़िया, देखते पहला तो सच है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो पहला ए वाला तो एकदम सत्य वचन है। आई विल वैक्यूम ओवर द हार्ड सरफेस द फ्लोर डेरी। मैं क्या करूंगा? फ्लोर पर वैक्यूम करूंगा। जब वैक्यूम किया जाता है तो उसकी डस्ट, वैक्यूम का मतलब खींचना भी होता है, वैक्यूम का मतलब उड़ाना भी होता है। अगर वैक्यूम का मतलब खींचना है तो आपने देखा वैक्यूम से उड़ाई भी, वैक्यूम से गैस जो डस्ट है वो उड़ाई भी जाती है। हाँ सर, उड़ाई तो जाती है। मैंने कहा देखा है तुमने? मैं बताता हूँ। मशीन जब आपकी गाड़ी की सर्विस कराते हो तो आगे से बोनेट खोलते हैं तो वैक्यूम चलाते हैं, जिससे क्या होता है, पूरा मशीन मारते हैं तो पूरी धूल उड़ जाती है। तो जब वैक्यूम किया जाता है, खींचा जाए या छोड़ा जाए, तो उससे क्या होता है, कुछ समय के लिए जो डस्ट पार्टिकल है वो एनवायरमेंट में आते हैं
उससे कुछ समय के लिए डस्ट पार्टिकल एनवायरनमेंट में आते हैं और डस्ट मे बी कंटामिनेटेड बाय द लेड। जो डस्ट होती है वो शायद कंटामिनेट हो सकती है लेड से, और अगर उस डस्ट को इनहेलेशन कर दिया तो बॉडी में लेड चली जाएगी। इसलिए हवा में ना तो लेड उड़ाना है और ना डस्ट उड़ाना है। इसका मतलब कोमल तू पढ़ लेने, तू गायब हो जाएगी। तू सरपंच नहीं बनने आई है किसके यहाँ? कीर्ति तुमने क्या बोला ऐसा है? तेरे को पंचायत करने के लिए बुलाया है? कहता प्रधान है तू? डस्ट ब्लोअर कह दो या वैक्यूम कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, जब वैक्यूम किया जाएगा तब भी और ब्लोअर किया जाएगा तब भी डस्ट की कुछ मात्रा हवा में उड़ सकती है। इसका मतलब है कि ये इनहेलेशन के चांसेस को बढ़ा देगा। तो ये कथन गलत है। आप वैक्यूम नहीं करोगे, वैक्यूम करोगे तो भी डस्ट उड़ेगा, और ब्लोअर से तो उड़ता ही उड़ता है, आप वैक्यूम करोगे तो भी उड़ेगा। शुभ, गॉड ब्लेस यू बेटा। आई विल वॉश माई हैंड चाइल्ड हैंड वैन स्पेशली बिफोर। ये हमेशा आपको मैंने बोला था कंटामिनेटेड डस्ट से और हाथों में गंदगी लगने से। आपके बच्चे अगर गंदे हाथों से खाना खाएगा तो उसके लेड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला कथन सच है, तो सी भी सच है। ए सही है और सी सही है। वी शुड यूज द हॉट वाटर फ्रॉम द टैप फॉर द कुकिंग। हॉट वाटर यूज करने से जो पाइप के अंदर लेड की कोटिंग होती है वो हॉट वाटर से डिजोल्व हो जाती है, और हॉट वाटर से डिजोल्व होने के बाद टैप के वाटर के साथ लेड निकल के बाहर आता है। और ऐसे पानी से खाना बनाओगे तो लेड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं। आपने कहा समझ, मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा सुन लो। ये कहा कि अगर गर्म पानी पाइप से गुजर के टैप वाटर से बाहर आएगा तो पाइप की जो अंदर वाली कोटिंग है वो लेड की होती है, और वहां से अगर गुजरेगा तो लेड डिजोल्व हो जाएगा गर्म पानी में। तापमान की वजह से जो लेड है वो डिजोल्व हो जाएगा और पानी के साथ बाहर आएगा, और आप इसी पानी से खाना बना रहे हो तो आपको पूरे पूरे चांस है क्या होने के, लेड पॉइजनिंग। तो ये वाला कथन तो गलत है। आपने कहा सर बताओ और बताओ। वी विल हैव द रिटर्न द फॉलो अप। बिल्कुल आपसे मैंने कहा है लेड पॉइजनिंग को चेक कराने के बाद रूटीन फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। तो आंसर हो गया सी। आंसर है बच्चे ए सी ई इज आंसर। ए सी ई इज आंसर। समझ आया बच्चे इतना सारा क्वेश्चन? समझ में आ रहा है ना बच्चे? एक चीज और बता देता हूँ, मैंने आपको पहले बताई नहीं पर वापस बता देता हूँ। मैंने एक शायद क्लास में बोला भी है, लेड जो है लेड डिक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को। लेड डिक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को। अगर किसी रीजन की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, अगर किसी रीजन की वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो इसका उल्टा भी तो होगा क्या, कि फिर वो लेड के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। मैंने कहा बिल्कुल, इनमें बनती नहीं है। देखो, जब लेड ज्यादा होता है तो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और जब आयरन ज्यादा होता है तो लेड को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। मेरी बात सुन लीजिएगा। तो अगर मुझे ये लग रहा है कि पेशेंट को लेड पॉइजनिंग ज्यादा हो रही है, मुझे लग रहा है कि उसके वातावरण में लेड ज्यादा है, वो ज्यादा लेड भोजन में ले रहा है, किसी भी तरीके से ले रहा है, तो मैं आयरन के साथ अगर विटामिन सी दे दूं, अगर मैं आयरन के साथ विटामिन सी दे दूं तो विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी, और अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो किसका एब्जॉर्प्शन कम होगा? आंसर है लेड का एब्जॉर्प्शन कम होगा, और लेड के एब्जॉर्प्शन के कम करने से हमारी समस्या का कुछ समाधान तो होगा। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि ऊपर से चला गया? ये वाला नया वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं आपको? हाँ सर, ये भी सही है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर लेड ज्यादा है तो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, और अगर आयरन ज्यादा है तो लेड को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो अगर ऐसे वातावरण में बच्चा रह रहा है जहाँ लेड ज्यादा है, तो चाहते हो कि वहां पे लेड बच्चा कम एब्जॉर्ब करे, अगर बच्चा चाहते हो कि लेड को कम एब्जॉर्ब करे, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आप आयरन के साथ विटामिन सी दे दो, विटामिन सी बढ़ा देगा आयरन के एब्जॉर्प्शन को, और आयरन बढ़ेगा तो लेड का अपने आप ही क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेड पॉइजनिंग की सीवियरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? मजा आया कि नहीं आया? देखो, ये चीज़ बहुत जरूरी है। हर चीज़ सीखने के लिए, सिखाने के लिए तो हम लोग आते हैं, और आपका मेन पर्पज ये है कि भाई के पास जा रहे हो तो कुछ नया सीख के जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ 100 सुनार की और 1 लोहार की। रोज क्लास लेने से 10 गुना बढ़िया है कि एक क्लास लो और मजे वाली लो, जिसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वीक में मैं रोज नहीं आ सकता, पर वीक में मैं 2 से 3 क्लास लेता हूँ। तुम भी जानते हो, मैं कहीं भी हूँ, अत्र जत्र सर्वत्र मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। 2 से 3 बार मैं वीक में आता हूँ, कम से कम मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 3 है। क्योंकि मैं उनमें से मैं उसको टीचिंग मानता ही नहीं हूँ कि सामने मैं क्वेश्चन ला के क्वेश्चन का आंसर टिक कर दूँ। ये मैं इसको टीचिंग नहीं मानता। बच्चा वो किताब से पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा पढ़ लेगा इससे। तो अगर मैं चीज़ बता रहा हूँ तो नई चीज़ नहीं बताऊँ जो किताबों में नहीं मिले, वो नहीं बताऊँ जो विद रेशन गलत है, फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है बच्चे। फिर मुझ में और बाकियों में फ़र्क नहीं बचेगा, और मैं फ़र्क ही दुनिया में सबसे बड़ा है। पढ़ा तो सारी दुनिया रही है। हर बच्चे को, हर इंसान को यूट्यूब पे आके ज्ञान बांटना बड़ा आसान लगता है, चाहे खुद घिस-घिस के कंपाउंडर बना हो पूरी ज़िंदगी, रगड़-रगड़ के पैंट फट गया हो पीछे से। पर एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो बड़ा यूट्यूब पे आके जो ज्ञान पेला जाता है ना, कि मैं ऐसे पढ़ता था और मैं वैसे पढ़ता था, मैंने, अरे तू कुछ पढ़ नहीं पढ़ते, मैसेज पड़े रहते हैं मेरे पास। अगर मैं बताऊँ ना तो कैसे कैसे चीखे मार-मार के रोता था 5-5 सिलेक्शन नहीं होने पे, तब पता चलेगा। तो ऐसा नहीं होता है। फिर यूट्यूब पे आके ज्ञान बाँटना, वो पढ़ो, वो पढ़ो, वो मत पढ़ो। अरे भाई, तू तेरी पहले व्यवस्था बैठा ले।
सबको ही मास्टर बनना है। मास्टर मास्टर बनते नहीं है, मास्टर पैदा होते हैं। मास्टर टीचर इज नॉट मेड, टीचर इज बाय बॉर्न। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है ज्ञान देना। यूट्यूब पे बैठ के हो क्या रहा है, कैमरा ले लो 1000-500, कैमरा ले लो 20-10-20 हज़ार का, कैमरा नहीं तो मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो, मोबाइल से नहीं है तो सामने एक बोर्ड टांग लो, और अब तो 70-80 हज़ार रुपये की स्क्रीन आ जाती है, टांग के शुरू कर दो प्रोग्राम। और नहीं तो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले तुम्हें 500 रुपये घंटे पर रखे हुए ही हैं, आराम से पढ़ाओ। 100 की तो पूरे करने हैं, ग्लैमर ही तो बखेरना है, फेमस ही तो होना है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोलो। ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। उन्नति वशिष्ठ बच्चे। अब मैंने ये बात बोल दी, इससे सब चिढ़ जाएंगे, सब चिढ़ जाएंगे, फिर सब अपने यूट्यूब पे मेरे को गालियां देंगे, फिर मेरी बुराई चलेगी। पर मैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच वही है जो मैंने बोला है। रात भर 10 क्वेश्चन को रटो, सुबह उल्टी कर दो यूट्यूब पे, 1 घंटे में उल्टी करके चले गए और मास्टर 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 हो गई, बढ़िया मास्टर बढ़िया मास्टर। रात भर रटाए हो 10 क्वेश्चन को, सुबह उल्टी करिए बैठ के, 9 सुबह उल्टी बैठ के करिए और 9-10 क्वेश्चन करके रवाना, और हो गया काम। कंचन अग्रवाल देसवाल एकदम सही बोल रही है, 90% का तो प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं है, मतलब बोलना तक नहीं आता सवाल। नर्सिंग नहीं मैंने देखा है सर एक वीडियो में, वन लाइनर में भी कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, सब हो जाते हैं बच्चे, ये सब कर लेते हैं। सपना ये ऐसे ही होता है बेटा, सब यही करते हैं, हम ट्रेंड सेट कर देते हैं, बाद में सब करते हैं। चलो कोई नहीं, अब देखो क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चे सी कह रहे हैं। इन नर्स इज डिस्कसिंग द फीडिंग फीडिंग ईटिंग प्रैक्टिस विद द मदर ऑफ 1 ईयर ओल्ड, स्टेटमेंट मेड बाय द मदर इंडिकेट नीड फॉर द फर्दर इंस्ट्रक्शन। इसमें से एक बात बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं है कि और ज़्यादा गलत नहीं है, और भी गलत है, पर एक सबसे गलत हो, जो सबसे गलत हो उसे चुनना। इस क्वेश्चन में मैं बता दूं, जो मोस्ट रॉन्ग है वो चुनना है, जो सबसे ज़्यादा गलत लग रहा है। और भी गलत हो सकते हैं पर सबसे गलत चुनोगे। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहता। ये कह रहा आई विल गिव माई चाइल्ड चॉप्ड फ्रूट रादर देन जूस। ये कह रहा है जूस से बढ़िया है मैं मेरे बच्चे को फ्रूट्स के टुकड़े छोटे छोटे करके खिला दूं, वो ज़्यादा सही है। तो उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप फ्रूट के टुकड़े खिला दो। इससे क्या होगा मैं बता देता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप फ्रूट्स को चॉप कर देते हो छोटे पीसों में, तो आपने कहा सर बच्चे को एस्पिरेट हो जाएगा। अरे घूम फिर के चॉकिंग एस्पिरेट पे मत जाया करो। जब छोटे पीस कर दिए, खा सकता है, मुंह में दांत दे रखे, दांत कहाँ है, दांत कहाँ है, ले ये ले दांत ले, 1 साल का बच्चा है, दांत है इसके मुंह में, हाँ दांत तो है, तो फिर कहा को उतना उदास हो रहा। आग कम से आग के दो ना कुतर कुतर वाले, वो दांत तो है इसके पास, इंसीजर तो है कम से कम। मैंने कहा तो खा लेगा ना, धीरे धीरे खाने दे। हाँ अच्छा सर ठीक है, तो ऐसा कर सर। जूस में क्या प्रॉब्लम है, जूस में बेटा प्रॉब्लम क्या होती है, जूस के अंदर शुगर लेवल हाई होता है। कभी किसी भी बॉडी बिल्डर को और छोटे बच्चे को जूस नहीं पीना चाहिए। जूस से क्या है, सडन ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज होता है वो शुगर जो होता है, वो शुगर की मात्रा फ्रूट्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। फ्रूट जूस में फ्रूट्स के कंपेयर में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इतना ज़्यादा शुगर जाता है। और उसमें बस एक बात बताओ, आम सेब के जूस में शुगर है और सेब में नहीं है। अरे इतने बड़े सेब में इतना जूस है, तो इतने बड़े सेब में इतना जूस है, तो इतने बड़े सेब में इतने जूस के साथ साथ कुछ और सामान भी तो है। हाँ सर है, फाइबर है,
हाँ, ये तो सही कह रहे हो। और तू क्या कर रहा है, तू इतना जूस 50 सेब में से निकाल के बना दिया इतना जूस। इसमें चले गए तेरे 15 सेब, और 15 सेब का फाइबर नहीं गया, 15 सेब का शुगर गया, और तू शुगर खींच के बोला अब बहुत बढ़िया लग रहा, बॉडी एकदम बढ़िया बन गई। अरे नहीं बनी, मरेगा तो कुछ दिनों में से ही। फ्रूट खाने चाहिए, फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए भैया। समझ रहे हो तुम इतनी बात की गहराई को? ऐसे खामा कर रहे हो तुम लोग। अरे हाँ, तुम यहाँ जूस को अवॉइड करो, फ्रूट्स खाना शुरू करो। ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? ये जिसको समझ में आ गया ना भैया, काम एकदम बढ़िया हो जाएगा उसका। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया ना? ये रहा सेव और ये रहा जूस, पर बाकी का सामान क्या है? फाइबर। तू फाइबर तो दे ही नहीं रहा, फाइबर देता तो मजे ही आ जाते। मेरे हाथ दिख रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा वाइट दिख रहे हैं? नहीं दिखना चाहिए, मैं पूरा मेहनत कर रहा तुमको समझाने में, कम से कम इतना तो दिखना ही चाहिए कि बोल क्या रहा हूँ बे। तो मतलब ये काम सही कर रहा है, कोई मना नहीं है। जूस की जगह अगर फ्रूट दे रहा है तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, मजे कर दिए। ठीक है बच्चे, बॉडी बिल्डर को जूस नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जिम करके जितना कैलोरी तू फूंक के नहीं आया, उसकी 10 गुना कैलोरी तू जूस पी के ले लिया। तू कभी वेट लॉस नहीं करेगा अगर तू जिम के बाद जूस पिएगा। हल्के में ले रहे हो अगर तुम इन चीज़ों को, मजे ही मजे। आई मेक श्योर दैट माई चाइल्ड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिटवीन मील। अगर ये कह रहा है मील के बीच में, जैसे कि सपोज करो मील के बीच में, मतलब मील के बीच में ऐसे नहीं कहते रोटी खाई और रोटी के बाद मुंह में रोटी लगाकर बोला ला पानी दे दे। ऐसे नहीं कहते मील के बीच में, रोटी खा के बोला लो, इसे नहीं कहते हैं। 3 मील होते हैं। सर इन्फेंट है तो 5 हो जाएंगे। तो मैं तो एक मील 9 बजे, अगला मील 12 बजे, अगला मील 3 बजे, अगला मील 5 बजे, अगला मील 8 बजे, अगला मील 11 बजे। तो भैया 9 से 12 के बीच में तो समय है, भरपूर पानी पिलाओ, यूटीआई के चांसेस कम और डिहाइड्रेशन के चांसेस कम। प्रतीक चला गया, लौट के नहीं आया। प्रतीक यार तो गुस्सा हो गया क्या? प्रतीक यार भाई की बात का बुरा मानेगा प्रतीक? तू यार आजा। प्रतीक जांगे लौट गया, सिलेक्शन देना है तेरे को, ऐसे नहीं जाना भाई। समझ आया? चलो, तो ये तो बात सच है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माई चाइल्ड इज फुसी, बहुत थक गया है मेरा बच्चा बेड टाइम पे। सो मैंने क्या कहा कि दूध पीने की क्षमता नहीं थी, मैंने इसके मुंह में बोतल लगा दी कि ले बेटा रात भर दूध पीता रहियो बढ़िया तरीके से। आपको गॉड ब्लेस यू बच्चे। समझ आ रहा है रे? नर्सिंग स्टडी लाइट, सर जी लाइट चली गई है, सिगरेट जला ले। तो कह रहा है बच्चा थक गया है तो मैंने इसके मुंह में बोतल लगा दी दूध की, मैंने कहा तू ले दूध पी ले मजे कर। तो बोला सर नहीं नहीं ऐसा नहीं करवाते हैं। नहीं क्या दिक्कत है, लगाने दो ना बोतल। नहीं रे, अगर तू मुंह में बोतल लगा देगा तो उसमें दूध होगा या बेवरेज होगा? हाँ तो सर या तो मिल्क होगा या कोई बेवरेज होगा, मतलब कोई दारू वारी की बात नहीं कर रहा। या तो मिल्क देता है तू बोतल से, और तू दे ही क्या रहा है तेरे पास के अलावा, या तो कोई बेवरेज है या उसके अंदर कोई मिल्क है। चले, ओके, लव फ्रॉम जम्मू, गॉड ब्लेस यू। तो तू इस दूध में या बेवरेज में तू जो भी देगा, इसमें शुगर तो होगा नहीं सर, दूध में चीनी नहीं मिलाऊं तो? अरे लैक्टोज तो होगा, वो भी खींच लेगा क्या तू? नहीं सर मैं तो फीका दूध दूंगा। अरे फीके दूध में भी लैक्टोज होता है। हाँ शुगर तो होता है सर, तू शुगर को नहीं हटा सकता दूध में से, शुगर को नहीं हटा सकता। मैंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा दांतों में चिपक जाएगा शुगर। मैंने कहा ले डेंटल कैरीज। सर बच्चा तो अभी 1 साल का है, ये देख रहा है दांत दुगने शुरू नहीं हुए उससे पहले खराब करवा दिए, मतलब कि मंदिर बनानी भिखारी पहले आ गए। तो तूने बेचारे के उद्घाटन से पहले ही, रिबन कटने से पहले ही दांतों का तूने भंडारा करवा दिया, तो ये डेंटल कैरीज होने की संभावना ज्यादा है, तो रहने दे भैया। बोला ऐसे कैसे हो जाता है? मैंने कहा स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट करवाता है टूथ डिके। अच्छा, मैंने कहा बैक्टीरिया है, कौन सा? स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस। डेंटल डिके के लिए कौन सा, डेंटल कैरीज के लिए कौन सा बैक्टीरिया जरूरी है? बताओ उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? हमने कहा स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम है उस प्राणी का, सूक्ष्म जीव का, जो दांतों की बल्ले बल्ले कर रहा।
स्क्रिप्ट क्रिएटर, गॉड ब्लेस यू बच्चे। इसका नाम याद रखियो, हंसी हंसी में कहीं तो नाम उड़ा दे दांत दिखाने के चक्कर में, वो उसका नाम मत खराब करना जो दांत अच्छे हैं। सर कल जिसका पेपर है कुछ बताओ, बता देंगे, 2-10 मिनट रुक जा तो डीएसएससी के बारे में। राम राम, समझ आया बच्चे? चलो और बताओ सर, मैंने कहा हम क्वेश्चन पर पढ़ रहे थे ना, तो हाँ ये कथन गलत है, तो आंसर क्या चला गया? सी। व्हेन आई गिव माय चाइल्ड न्यू फूड, जब मैं बच्चे को नया खाना दूंगी तो ए वेट फॉर फ्यू वीक ट्राइंग टू सेकंड, ये बात बिल्कुल है, बैक टू बैक खाना नहीं बदलते। खाना को बदलने के लिए कम से कम 2 खाने के बीच में कुछ वीक का गैप रखना जरूरी है। ऐसा नहीं करते एक दिन समोसा अगले दिन कचौड़ी, पहले 7 दिन समोसा खिलाओ, बढ़िया बढ़िया, मजा करो, समोसा तो नहीं खाता बच्चा, तो 7 दिन एक खाना खिलाओ, उसके बाद फूड को बदलना। आप किसी फूड को चेंज नहीं करते, फास्ट कभी किसी फूड को चेंज नहीं करते, 2 फूड के बीच में गैप रखना जरूरी है, 2 फूड के बीच में गैप रखना जरूरी है, समझ आ रहा है? तभी फूड बदलना। तो ये कथन गलत है, अगर वो जल्दी बदलने की बोल रहा है तो ये कह रहा है कि मैं ना अगर कह रहा है कि मुझे कुछ वीक वेट करना चाहिए तो वीक वेट करना चाहिए, तो ये बात तो सच है, और मुझे वो पकड़ना है जो गलत है, तो बेटा गलत तो इसमें सी है, बाकी सब सही है। आपने कहा ठीक है सर, ये भी देख लेते हैं। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें सारे बच्चे। बताओ जल्दी फटाफट, पोलिंग करवा देते हैं। देखो बुद्धि प्रकाश, गॉड ब्लेस यू बच्चे। सपना, गॉड ब्लेस यू। शर्ट अच्छा लग रहा है मुझे, दे दो, ले जा भैया, क्लास के बाद ले जाना, क्योंकि अंदर कुछ पहना नहीं है, शर्ट अभी नहीं खोल सकते, पर क्लास के बाद ले जाइए, तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। यू आर ग्रेट सर, आप जितना टाइम देते हो, गॉड ब्लेस यू बच्चे। एंजल एसएस, फटाफट आंसर करो सारे बच्चे, बेटा समय खराब नहीं करना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, ठीक है बेटा। अरे वाह, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हो ना, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है ना, नॉरसेट 7, नॉरसेट 7 में सिलेक्शन 99% तय है उस बच्चे का, 1% इसलिए छोड़ रहा हूँ, किस्मत में नहीं लिखा हो तो फिर नहीं होगा। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया ना, वो 99% उसकी तैयारी सही है सिलेक्शन के लिए, 99%। इफ यू द आंसर, तो दैट्स व्हाई आई एम वेट फॉर दैट, मैं क्वेश्चन के आंसर का वेट कर रहा हूँ आप लोगों के का, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ इसका आंसर सही तरीके से यही होना चाहिए था। तो लेट्स बिगिन। तो आपके आंसर आ रहे हैं, जल्दी करो फटाफट, आपके पास मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ। जो बच्चा आंसर नहीं करेगा उसका तो वैसे ही नॉट सेट में नहीं होना कन्फर्म है, जो इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं कर रहा ना, वो बैठ के समाधि ले ले, बढ़िया है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस पोल। मैंने पोल एंड किया और इतना बहुमत मैंने बेटा क्या मौज कर दी यार, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ऑप्शन दिए हैं तो 26, डी के साथ 25, बी के साथ 24 और सी के साथ 24, पहली बार ऐसा हुआ जिंदगी में कि ऑप्शन इतने क्लोज है, मतलब पूरी ऑडियंस फिक्स पार्ट में डिवाइड है, 25 25 25 25, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, तभी मैंने शर्त रखी थी कि बेकार निकलेगा उसी का लेवल जो लास्ट तक खड़ा रहेगा। अब मैं इसका आंसर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 दिल थाम के सुनिएगा, आंसर गलत निकलेंगे पर लेवल सबके निकलेंगे। रजिस्टर्ड नर्स इज परफॉर्मिंग ट्राई एज फॉर द पीडियाट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट व्हेन द चाइल्ड क्लाइंट्स इन द फर्स्ट, एक ट्राई एज वाली कंडीशन है, ये कह रहा है नर्स को सबसे ज्यादा ध्यान किस बच्चे पे देना पड़ेगा, नर्स को सबसे ज्यादा ध्यान किस बच्चे पे देना पड़ेगा, वो देखते हैं। आपने क्या बताइए? चाइल्ड विद द हिस्ट्री ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस हैज न्यू येलो स्पुटम एंड कफ टुडे। एक पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, एक पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, उसे आज हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या वो पेशेंट था सिस्टिक फाइब्रोसिस का? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या वो पेशेंट था सिस्टिक फाइब्रोसिस का या उसको आज सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है? नहीं सर ये तो पेशेंट ही होगा, कंजेनिटल प्रॉब्लम है, जन्म से आती है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये तो पैदा होती आया होगा। मैंने कहा ये तो कन्फर्म है कि पैदा होती आया है, मैंने कहा होता है, और ये चाइल्ड भी है, मतलब बड़ा बच्चा भी है, हो सकता है 9-10 साल का हो, मैंने कहा होगा 8 साल 6 साल 5 साल 2 साल जो भी होगा होगा, न्यूबॉर्न तो नहीं है, न्यूबॉर्न होता तो चाइल्ड नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, तो यानी ये जी रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ। मैंने कहा जी रहा है तभी तो क्वेश्चन है भाई, मरा नहीं, नहीं सर मरा तो नहीं है, जिंदा तो है। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट ये स्टेबल है, कैसे मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ जी रहा है। हाँ सर जी तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ ही रहा है ना, पर सर येलो स्पुटम आया है, तो मैंने कहा इन्फेक्शन हुआ होगा।
नॉर्मल हो सकता है। आपने कहा सर कफ है, तो कफ तो होता ही है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में कफ नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कफ तो इसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है, तो एक्सपेक्टेड है। स्पुट डाउन ग्रीन होता तो ज्यादा टेंशन में आते, चलो मैं कोई खास प्रॉब्लम सीवियर है भी नहीं और पेशेंट जिंदा है, स्टेबल है और जी रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि इसे सबसे बड़ी प्रायोरिटी इन चारों में देनी चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो बात बेतुकी लगी मेरे को कि जो जीता चला आया है सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ 10 मिनट और रुक जाएगा तो मर तो नहीं जाएगा जब तक मैं किसी और पेशेंट को देख लूं प्रायोरिटी वाइज। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा इसको, यहां मैं इसको मान लो मेरी सेकंड प्रायोरिटी मान लो, पर क्या इससे ज्यादा सीवियर कोई और नहीं लग रहा आपको? लग रहा होगा, मैं बताऊंगा सीवियर से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। तो 26 भाई साहब नमस्कार। क्राइंग इन्फेंट विद फेरी रेड एंड मोस्ट पेप्यूल ऑन द डाइपर रीजन, इसके जो डाइपर बन गए, इसके डाइपर रीजन में मोस्ट पेप्यूल बन गए हैं, रेड दाने दाने से बन गए हैं। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी तो है, तो सर इसको तो प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैंने कहा दे दो। सर क्यों बने हैं सर? ये जो बात तुम कह रहे हो ना, ये वाली कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको साइंस में कहते हैं डाइपर डर्मेटाइटिस। डाइपर डर्मेटाइटिस स्किन की समस्या है। और तुम मुझे ये बता दे, तब से मैं सुबह से गला फाड़ रहा हूँ, क्या तुझे सच में लगता है कि इन्फेक्शन की, स्किन का इन्फेक्शन सबसे सीवियर कंडीशन हो सकती है? नहीं सर वो तो नहीं हो सकती। सर डाइपर डर्मेटाइटिस किस एज के बच्चों में होता है? मैंने 9 से 12 महीने के बच्चों में ज्यादा होता है ये डाइपर डर्मेटाइटिस। मैंने कहा ठीक है। और सर इसमें सेकंडरी इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है? कैंडिडा एल्बिकेंस का। इसमें सेकंडरी, प्राइमरी नहीं, सेकंडरी इन्फेक्शन किसका होता है? कैंडिडा एल्बिकेंस का। मैंने कहा ठीक है, ऑइंटमेंट लगा दो, ऑइंटमेंट लगा दो। मैंने कहा बस ऑइंटमेंट लगा तो लेटे रहने दो, ज्यादा दिक्कत है, जिंक ऑक्साइड लगा दो। तो मैंने कहा मतलब उतनी प्रायोरिटी तो नहीं है, घमोरी हो रही है, पाउडर ला दो सुला दो, क्या उसके हॉस्पिटल ले जाओगे? नहीं हॉस्पिटल तो नहीं ले जाऊंगा। तो फिर काहे को इतना प्रायोरिटी मान रहे हो इसको? तो प्रायोरिटी इसकी ये भी नहीं है। तो 24 ये गए, तो मुबारक को 60 तोड़ा दिए सक्सेसफुली। आपने कहा ठीक है सर। स्कूल जाते बच्चे के सोलोन है, एकाई सोलन सूजी हुई है, एकाइमोटिक एंकल, इसके एंकल में ऊजिंग हो गई है ब्लीडिंग की, एंड प्लेइंग फुटबॉल, इसके ये मान लो कि इसके पैर में ऊजिंग हो रहा है, ब्लीडिंग एक जगह बड़े इकट्ठा हो गया है, तो ये कंडीशन सीवियर हो सकती है। आपने कहा मतलब इसके जो लिम्ब हैं उसमें एकाइमोसिस हुआ है। कहाँ लिखा है? वही लिखा था, मैं दोबारा बोलता हूँ, दोबारा दिखा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुमसे कोई झूठ बोला मैंने आज तक? भाई हो तुम अपने। तो लिम्ब में एकाइमोसिस हुआ है, तो मैंने कहा सही, तो प्रायोरिटी तो बनती है। हाँ, एक बात बता, क्या मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ ये सही है? लाइफ इज बिगर देन लिम्ब, लाइफ इज बिगर देन लिम्ब, जिंदगी लिम्ब से बड़ी है, जिंदगी टांग से बड़ी है। सर ये कहाँ पढ़ा आपने? मैंने कहा मैंने खुद ने बनाया, तेरे भाई ने। लाइफ इज बिगर देन द लिम्ब, जिंदगी पैर के बाद भी है, जिंदगी पैर से बड़ी है। पैर बचाऊंगा जिंदगी, मैंने कहा जिंदगी, पैर बचाऊंगा जिंदगी, जिंदगी, इसका मतलब पैर पे ध्यान नहीं जाएगा, पहली प्रायोरिटी पैर नहीं होगा। मुबारक हो, ये भी गए। पैर टूट गया है तब भी चलेगा? कहाँ टूटा? फ्रैक्चर लिखा है क्या रे? पैर टूट गया तब भी चलेगा? पैर तेरी नाक में चला जाए तब भी चलेगा? क्यों सारा शर्मा? जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही सुन ले। पैर टूट गया चलेगा? चलेगा। हेड इंजरी से बड़ा नहीं है पैर का टूटना, हेड इंजरी नहीं चलेगी। अगर टूटने की बात कर रही है तो खोपड़ी टूटेगी जब ज्यादा प्रायोरिटी देगी सारा, या जब पैर टूटेगा तब ज्यादा प्रायोरिटी देगी? ज्ञान लगा रहे हैं सब, जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो तो सुन नहीं रहे हैं। पैर टूट गया तो हाथ में ले लियो पैर को। इसका मतलब आपने कहा डी आंसर है, हाँ साबित कर दोगे? मैं कुछ भी साबित कर देता। आपने कहा बताओ, इधर देखो क्या कह रहा है? डी इंडिकेट अपेंडिसाइटिस, इसे कहते हैं तुक्के में सही होना। रश्मि टंडी, तेरा डी सही तो हो गया होगा बेटा, पर तुक्के में सही हुआ है, अपेंडिसाइटिस नहीं है। एडोलसेंट क्लाइंट विद द एब्डोमिनल पेन, हार्ट रेट 120 एंड रेस्पिरेशन 26, हार्ट रेट 120, रेस्पिरेशन 26, क्या है इसको? क्या लग रहा है इसको? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता क्या डिजीज है, तो डिजीज तो पता लगा। मैंने कहा मेरे को क्या पता, कोई इससे तो मैं क्या पता लगाऊं? पेट में दर्द तो 20 तरीके से होते हैं, अब बता दो। मैंने कहा पीरियड आ रहे होंगे इसको, बच्चा छोटा है, तो छोटा नहीं है, एडोल्सन है, ज्यादा खाया कब्ज हो गई है, और अरे 50 तरीके हैं पेट में दर्द के, मेरे को क्या पता पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो यहाँ ध्यान दे रहा हूँ, ये है मेरे काम की चीज़, इस सामान को पकड़ो, ये सामान है ये, और ये सामान है ये। मैंने कहा बताना जरा क्या कह रहा है? मैंने कहा तू बता, हार्ट रेट इसकी 120 है और रेस्पिरेशन रेट इसकी 26 है, सर नॉर्मल कितनी होती है? मैंने कहा कितनी भी होती है 100 से कम होती है, एडोल्सन है। और सर रेस्पिरेशन कितना होता है? मैंने कहा मैक्सिमम 15 से 20। तो सर ये तो ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। मैंने कहा ये जा रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये केस जा रहा है किधर की तरफ? हाइपोवॉलेमिक शॉक की तरफ। मैंने कहा क्यों? अंदर क्या पता कोई ब्लीडिंग हो रही हो।
अरे बेटे मौज कर दी, तभी पेट में दर्द हो रहा है। लिखा तो नहीं है? नहीं लिखा, पर ये साइन तो दे दिए है ना। तो मैंने कहा हार्ट रेट ज़्यादा है और रेस्पिरेशन भी ज़्यादा है, बीपी दिया नहीं है, तो मैं इस दो के साथ मान लूं कि बीपी तो लेट साइन होता है, अर्ली साइन तो होता नहीं हाइपोवॉलेमिक शॉक का। तो मैंने कहा ये कंडीशन हाइपोवॉलेमिक शॉक की है और जान बचाने के लिए शॉक का इलाज करना जरूरी है, यानी ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो बनेगी बनेगी, और बन गई ना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। कैसा लगा रहे मियाँ? ऐसे ही कहा करते तो पॉपुलर होते क्या तुम लोग? जीताई कहते। समझ में आ रहा क्या रे? हमको सही है। चले बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। तुम क्या करी दीपिका बेटा? पर ब्रेडिकार्डिया को कंपेंसेट करने की टाइकार्ड होता है ना, कम बाइबल में शायद डाउट होगा। नहीं तो खाली इतना ध्यान रख, टाइकार्डिया होता है बस। फटाफट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे, जल्दी जल्दी करो इस क्वेश्चन का आंसर। समय को मैं कम करके फटाफट क्वेश्चन को एंड कर रहा हूँ, यही आपके आंसर हैं। 62% बच्चे कह रहे हैं जो बी है, ठीक है। ओवर वेट टोल्ड डायग्नोस विद द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विच इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीमिया। इनमें सबसे ज्यादा एनीमिया का एक्सप्लेनेशन कौन सा है? ये कह रहा है एक्सेसिव इंटेक कर दीजिए, एक्सेसिव वर्ड नेगेटिव होता है, अतिरिक्त हर चीज की बुरी होती है, ओबेसिटी हो जाएगी, इसलिए खत्म कर इसको। नहीं सर, मीट तो आयरन का सोर्स है, होगा, मीट और कई सामान का सोर्स है। तो तू इसके चक्कर में बच्चे में क्या करवा देगा? ओबेसिटी। नहीं सर, ओबेसिटी क्यों होगी? एक्सेसिव लिखा है ना मेरे चतुर्भुज, गलत है। एक्सेसिव इंटेक, हाँ अगर दूध ज्यादा पी रहा है फिर तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम क्या करेगा? इंटरफेयर करता है किसके एब्जॉर्प्शन में? इंटरफेयर ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है कौन? कैल्शियम। तो दूध ज्यादा पीने से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है, जिससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज्यादा होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस छोटे बच्चे में हो सकता है, बड़े बच्चे में इसकी वजह से एनीमिया नहीं हो सकता। इंपेयर्ड आयरन ट्रांसफर फ्रॉम मदर, 9 महीने का बच्चा पैदा होता है तो उसमें 250 mg आयरन होता है और ये चलता है 5 से 6 महीने। अगर बच्चा प्री टर्म पैदा होता है तो प्री टर्म का आयरन चलता है मात्र 2 से 3 महीने। तो बेटा याद रखना, इंपेयर्ड आयरन ट्रांसफर पर ऐसा ओवर वेट लिखा है, इंपेयर्ड की तो बात ही नहीं है। फुल टर्म बच्चा पैदा हुआ है तो उतना ही आयरन लेके पैदा होगा जितना बाकी लेके पैदा होते हैं। प्री टर्म लिखा होता तो मैं फिर भी समझ में आता, इसके मतलब आयरन तो भरपूर दिया है, बाद में दूध ज्यादा ले लिया है। और 1 साल के तक के बच्चे में दूध की वजह से एनीमिया नहीं होता, ये लिख ले बेटा। 1 साल तक के बच्चे में दूध की वजह से एनीमिया नहीं होता। तब बच्चा 1 साल से बड़ा हो जाए फिर भी दूध खींचता रहे, खाना कम खाए, तब जाकर एनीमिया के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 6-7 महीने तो प्योर दूध ही पीना पड़ता है, उसके बाद भी दूध का कंटेंट ज्यादा, वीनिंग कम होती है। पर 1 साल तक दूध किसी बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं करवा सकता, 1 साल के बाद करवाता है। तो बेटा दूध का रोल भी 1 साल के बाद ही आता है। तो आंसर क्या चला गया? बी। नाउ आई एम गिविंग समथिंग अबाउट दिस थिंग, नाउ आई एम गिविंग सम इंस्ट्रक्शन अबाउट डीएसएसबी, दोज हु हैव एग्जाम फॉर डीएसएसबी, जिनके एग्जाम हो चुके हैं। मैं वापस से बता रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। दुनिया में कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसे छोड़ो, एग्जाम में स्ट्रेटेजी आपको कैसे फॉलो करनी है ये ध्यान रखिएगा। 2 सेक्शन के अंदर पेपर हो रहा है। सेक्शन फर्स्ट जो है वो नॉन नर्सिंग का, ये बात मैंने पहले कह दी थी कि सेक्शन फर्स्ट हमेशा नॉन नर्सिंग का आएगा। जब पेपर सीबीटी नहीं होता था तब भी पहला सेक्शन नॉन नर्सिंग का ही होता था। सेक्शन सेकंड के अंदर आते हैं नर्सिंग वाले क्वेश्चन। कितने आते हैं? नर्सिंग वाले क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, ऐसे अटेंड कैसे करें? मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका बता रहा हूँ और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरा वादा है, बिग चैलेंज, अगर आप इसे फॉलो कर लोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने का बताइए सर, देखो इसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से? एक तो इसमें आएगा मैथ, एक इसमें आएगा रीजनिंग, एक तो इसमें आएगा मैथ, एक इसमें आएगा रीजनिंग, एक इसके अंदर आता है जीके, एक इसके अंदर आता है हिंदी और एक इसके अंदर आता है इंग्लिश। ये आते हैं टोटल 5। और मेरे हिसाब से पूरा पेपर आपको पता है 2 घंटे का ही है, तो मैं 2 घंटे का डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा तुम्हारे लिए। मेरा मेन पॉइंट, मेरा मतलब आपका मेन पॉइंट है नर्सिंग। आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होनी है? नर्सिंग। तो नर्सिंग के साथ खिलवाड़ मत करना, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना।
आपने कहा सर मैथ को कितना समय देना चाहिए, मैंने कहा मैथ का मैक्सिमम टाइम 15 मिनट होने चाहिए। सिर्फ 20 तो क्वेश्चन ही होते हैं, कोई बात नहीं, जितने आते हैं वो कर ले, एक आध ब्याज ब्याज का होगा, एक आध परसेंट का होगा, एक आध चक्रवर्ती ब्याज का होगा, वर्ग डिवीजन, बस इतना ही, प्रॉफिट लॉस, सिंपल सिंपल जो मैथ के फॉर्मूले लग रहे हैं सिंपल सिंपल वो कर ले। 15 मिनट में 10 हो जाएं, 7 हो जाएं, 8 हो जाएं, 12 हो जाएं, तेरी कैपेबिलिटी है, क्या पता तू जीने से तो तेरे 20 हो जाए, पर 15 मिनट तेरा मैक्सिमम होना चाहिए किसके लिए, मैथ के लिए, और 15 मिनट तेरा मैक्सिमम होनी चाहिए किसके लिए, आंसर है, आंसर किसके लिए, रीजनिंग के लिए। उतना ही समय देना है जितना मैं कह रहा हूं। समझा बच्चे? आपने कहा फिर आप जीके में दीजिए सिर्फ 10 क्वेश्चन 10 मिनट। इसमें क्यों, क्योंकि जो आता है वो टिक करोगे, जो नहीं आता वो सोचने से भी नहीं आएगा, तो बड़े आसानी से कर दोगे। 20 क्वेश्चन आते होंगे तो, और नहीं आते होंगे तो 10 घंटे में भी नहीं होंगे। 10 मिनट में कर दी मैंने जीके, जितनी आती थी उतनी मैंने कर दी, और 10 मिनट में मैंने की है पूरी हिंदी, जिसमें मुझे 20 क्वेश्चन निकालने हैं। मैं 10 मिनट हिंदी क्यों दिए, पढ़ने में आसानी होगी, तो आपको क्वेश्चन के लिए माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी, एक बार पढ़ने समझ में आ जाएगा हिंदी में है कि मुझसे होगा या मुझसे नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था जीके करंट नहीं पूछेगा, मैं बोल के भेजा था तुमको, जीके पूछता है पुराने जमाने की वो। इंग्लिश को दीजिएगा 15 मिनट, क्योंकि पढ़ने में समय लगेगा और इसमें स्कोरिंग सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा टोटल आपको दिए हैं मैंने 65 मिनट, 65 मिनट में मैंने सेक्शन ए किया है, और 55 मिनट के अंदर मुझे सेक्शन बी करना है एनी हाउ। और ये 55 मिनट से कम अगर तुम करके बैठे हो तो नर्सिंग नहीं हो पाएगी, गलत गलत कर दोगे। इससे ज्यादा एफर्ट नहीं लगने चाहिए, और आप ऐसे करके देखो, ये कन्फर्म मान लीजिए कि आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपको इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस आप मैक्सिमम अटेंड कर पाए और सिलेक्शन के चांसेस आपको ज़्यादा लगे। आरआरबी के बारे में क्लास अभी नहीं लगेगी। आरआरबी के बारे में मैंने बताया था एग्जाम प्रेप पे टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है बहुत जल्द। एमएसएन के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो स्टार्ट हो चुके हैं, पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो चुका है जिनके पास एग्जाम प्रेप है। आरआरबी का पैटर्न बहुत जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा, आपको आपको नोटिस आ जाएगा एग्जाम प्रेप की टेस्ट सीरीज का, जब आप जो एग्जाम प्रेप से बच्चे जुड़े हुए हैं, और सब्जेक्ट वाइज में एमएसएन के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 160 क्वेश्चन सही है, 160 150 से ऊपर सब सही है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया डीसीजी के बारे में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप सुन लीजिए, जैसे कि हमने आपको बताया था की पॉइंट्स। तो की पॉइंट से पहले दो लाइन आप लोगों के लिए। सेक्शन ए का हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश। सेक्शन ए का हाईएस्ट स्कोरिंग है सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश। 40 क्वेश्चनों में से कम 35 सही होने चाहिए तुम्हारे। ऐसा फरमाइएगा। मैं वही बताता हूँ जो जायज चीजें होती है, हवा में बात नहीं करता मैं। माना कड़वी जुबान है मेरी, माना कड़वी जुबान है मेरी, लेकिन हमेशा सच कहता हूँ। माना कड़वी जुबान है मेरी, लेकिन हमेशा सच कहता हूँ। किसने कब साथ दिया, किसने कब साथ दिया, किसने कब साथ छोड़ दिया, सब हिसाब रखता हूँ मैं। माना कड़वी जुबान है मेरी, लेकिन हाँ हमेशा सच कहता हूँ मैं। किसने कब साथ दिया, किसने कब साथ छोड़ दिया, सब हिसाब रखता हूँ मैं। तो याद रखिएगा, आप लोगों के साथ भी सेम कहानी है। आपको ये याद रखना है कि आपके साथ एंड तक कौन जुड़ा था। और मेरी बात सुनो, हार मत मानो। मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरा मैं डिप्रेस हो गया हूँ, डीएसएसबी भी खराब हो गया। की पॉइंट रुक जाओ, एक लाइन सुन लो मेरी जो मैं कह रहा हूँ बच्चे। हारना नहीं है, जब तक तो आपको, आप चाहे कितने भी असफलताओं से हार गए हो, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है कि एक दिन, एक दिन कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन पे वो मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा यू आर सिलेक्टेड, और वो मैसेज पुराने पूरे पूरे पूरी असफलताओं को धो देगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, जब तक वो मैसेज नहीं आए तब तक हारना मत, जब तक वो मैसेज नहीं आए तब तक रुकना मत, जब तक वो मैसेज नहीं आए तब तक किसी भी तरीके से रास्ते से भटकना मत। कुछ भी हो जाए सफलता मिलेगी, कुछ भी हो जाए आप जीतोगे। बस उस मैसेज का इंतजार करना जो तुम्हारी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने वाला है, और वो आएगा, चाहे वो आज आए, चाहे वो कल आए, चाहे वो कभी आए,
ये मेरा वादा है, ऊपर वाला बैठा है, और तुम्हारे प्रयासों में अगर सच्चाई है, अगर तुम्हारी मेहनत में ईमानदारी है, तो खुदा को भी तुम्हारी किस्मत में सिलेक्शन लिखना पड़ेगा, अगर वो लिखना भूल गया है तो भी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी असफलता को हार न मानकर हमेशा सफलता की चाह रखते हैं। बट सर वो पल कब आएगा? वो पल कब आएगा जिस दिन मेहनत में ईमानदारी और पढ़ाई में सच्चाई हो जाएगी और ऊपर वाले को लगेगा कि इसकी मेहनत वास्तव में सिलेक्शन के लायक है। इस समय वो सिलेक्शन दे देगा आपको। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि निराश मत होइएगा। बाकी मेरा इससे ज़्यादा कुछ समझाने का आपको बनता भी नहीं है, क्योंकि आप समझदार हो, मैच्योर हो। हाँ या ना बच्चे? बस हाँ, इतना है कि मेहनत करो, चीज़ें मिलेंगी जरूर। ठीक है बेटा? एक्चुअली क्या है ना, मैं किसी के पर्सनल मैसेज है ना शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास पड़े हैं। पर ये बात फैक्ट है, मैंने उन बच्चों के सिलेक्शन होते देखे हैं इस ईएसआईसी में। मैंने उन बच्चों को सिलेक्ट होते देखा ईएसआईसी में जिनका एनएचएम भी क्लियर नहीं हुआ था। मेरे पास साबित करने के लिए प्रूफ है। कम से कम 10 बच्चों को ऐसे को जानता हूँ जिनका ईएसआई क्वालिफाइड हुआ है और जिनका एनएचएम और सीएचओ भी नहीं निकला था। तुम क्या मानते हो किस्मत में कब जगना लिखा है ना, नहीं पता। तो प्लीज़ निराश मत होइए, मेहनत करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, कोई आप अगर हट गए रास्ते से तो यकीन मान लो, हारा वही है, हारा वही है जिसने हार मान ली। जो हार नहीं मानते ना वो तो जीतते हैं। प्रियंका सही वाला ही बोल दो बेटा। मैं लव यू मतलब बच्चों को सबको मैं प्यार ही करता हूँ प्रियंका, सब बच्चों को प्यार करता हूँ, तुम सबको मैं प्यार ही करता हूँ, तुम सब बच्चे ही तो हो। आगे चले बेटा, पढ़ाऊँ थोड़ा बहुत मैं आपको की पॉइंट्स के बारे में। कॉपी निकाल ली? कॉपी निकाली बेटा? चलो चलो। आप जैसा एक और भाई होता सर मेरा, तो मेरा तो रोज हौसला बढ़ाते रहते आप। मैं हूं ना प्रतीक तेरा भाई यार, तुझे क्यों दिक्कत है? तुम सबका भाई हूं ना मैं। मस्त रहो तुम लोग, जितना होगा उतना तो करूंगा ही। ठीक है बेटा, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। टाइम हो गया बेटा, मुझे पढ़ाना भी है और मुझे कई चीज़ें आपको नई नई सिखानी भी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। एक क्वेश्चन आजकल बहुत आता है TURP से। अपने का कॉपी निकाले, मैं वापस रिपीट, थोड़ा मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज़्यादा, क्योंकि बेटा पेन थोड़ा कम चलता है, मैं पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? TURP क्या होता है मैंने कहा, MS सर ने बताया होगा, फिर भी चलो। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट को कहते हैं TURP। मैंने कहा ठीक है सर, इसमें क्या करना होता है? TURP करते समय नर्सिंग के बारे में क्या ख्याल रखना है? कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट ब्लड इरिगेट। कंटिन्यूअस TURP वाले क्लाइंट का कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट एज रिक्वायर्ड, लगातार करो या रुक रुक कर करो, ब्लैडर इरिगेशन करना जरूरी है। आपने कहा डन। और बताओ सर क्या करना है? एज ए नर्स क्वेश्चन पूछेगा वो नर्सिंग एक्शन के, और मैं पढ़ा क्या रहा हूँ तुमको, मैं पढ़ा भी आपको नर्सिंग एक्शन रहा हूँ। ये पूरा स्टैंडर्ड लेवल किसका है? ये नॉरसेट के लेवल की बात कर रहा हूँ। मेरा चैलेंज है, नॉरसेट का लेवल यही है जो मैं बता रहा हूँ। आपने कहा और बताओ सर, क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, जो उसका ड्रेनेज मैंने निकाला है, सर्जरी करी है तो ड्रेनेज आ रहा होगा ना, उस ड्रेनेज का मैंने क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है। सर क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है क्योंकि मुझे उसके कैरेक्टरिस्टिक देखने के निकल क्या रहा है। अच्छा सर और बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैडर बढ़ गया है तो इससे क्या होगा? मैंने कहा पेन और ब्लीडिंग। अगर इंक्रीज ब्लैडर डिस्टेंशन कॉजेज पेन एंड ब्लीडिंग, अगर ब्लैडर का डिस्टेंशन बढ़ा है, आपने इरिगेट नहीं किया है, तो इसका मतलब पेन भी होगा और ब्लीडिंग की संभावना भी ज्यादा होगी। सर मैंने कैथेटर डाल के रखा हुआ है, मेंटेन पेटेंसी ऑफ कैथेटर। कैथेटर ऊपर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी पेटेंसी बनी हुई है कि नहीं बनी, वो चेक करना है। ब्लैडर स्पास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो चेक करने आ रहे हैं तो उसका इलाज करना है। पेन कंट्रोल करना है, कैसे एनाल्जेसिक देना है, और पेशेंट की एक्टिविटी को अगले 24 घंटे के लिए कम रखना है। सारी चीजें बता रहा हूँ और वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर कैथेटर लगा हुआ है तो आपको कैथेटर की पेटेंसी चेक करनी है। ब्लड स्पास आने की संभावना है तो उसका ऑब्जर्वेशन करना है। पेन कंट्रोल करना है। पेन कंट्रोल के दो तरीके बेस्ट होते हैं, या तो उसे एनाल्जेसिक दे दीजिए या अगले 24 घंटे के लिए उसकी एक्टिविटी को कम कर दीजिए। अवॉइड स्ट्रेनिंग, आपको बताना है बच्चे को कि बाउल और ब्लैडर पे मूवमेंट पर जोर नहीं लगाना, बाउल और ब्लैडर मूवमेंट पे जोर नहीं लगाना, और हाई फाइबर डाइट लेनी है और लेग्जेटिव का यूज करना है। हाई फाइबर डाइट लेनी है और लेग्जेटिव का यूज करना है। ये सारी कहानी का सार TURP के लिए है। सर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि TURP से? बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सर बताइए कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है जो कॉमनली देखे जाते हैं TURP वाले क्लाइंट के अंदर? हेमरेज होने के चांसेस है। आपने कहा मतलब ब्लीडिंग ग्रेजुअली, ये आपने कहा कि हेमरेज क्यों? देखो स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होती है, धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए थी। पहले रेड है, अगले 24 घंटे में जो ड्रेनेज हो रहा है वो लाइट पिंक हो जाना चाहिए था। अगर वो लगातार लाल निकलता रहे तो हेमरेज माना जाएगा। 24 घंटे के अंदर रेड से लाइट पिंक हो जाना चाहिए, तब तो सही है। और रेड ही निकलता रहा ड्रेनेज में से, तो फिर कंडीशन खराब है। यूरिनरी इंकंटिनेंस होने की संभावना है। तो आपने कहा सर यूरिनरी इंकंटिनेंस होगा तो मैं कैसे रोकूंगा? कीगल एक्सरसाइज शुड बी रिकमेंडेड फॉर द क्लाइंट ऑफ TURP। अगर उसको कह रहा है कि उसको यूरिनरी इंकंटिनेंस है, तो अगर मुझे देख रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें यूरिन इंकंटिनेंस हो रहा है TURP के बाद, तो उसे कीगल एक्सरसाइज शुड बी रिकमेंडेड। सर इन्फेक्शन के चांसेस, मैंने कहा इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक को बढ़ा दीजिए जिससे इन्फेक्शन, क्योंकि फ्लश आउट होता जाएगा। इन्फेक्शन कहाँ होगा यार? वहीं तो होगा जहाँ सर्जरी की है। होगा तो यूरिनरी ट्रैक्ट में ही ना। तो तू ज्यादा पानी पिला, ज्यादा फ्लश आउट कर, बाहर निकाल माइक्रोब को, चांस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाएंगे नहीं ना।
और बताओ, प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी को प्रिवेंट करिएगा। टीयूआरपी के पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है डीवीटी का, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। और बताओ सर, इसमें कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनना है, क्या पहनाना है, कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनते हैं टीयूआरपी वाले क्लाइंट को। और डिस्करेज सिटिंग, इससे बोलना है कि लंबे समय तक बैठ के ना रहे, लंबे समय तक प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है इन क्लाइंट ऑफ द टीयूआरपी। ये जितनी मैंने बातें बोली हैं बेटा, सब किसके लिए बोली हैं, टीयूआरपी के लिए। और याद रखना, ये सारी चीज आपकी बहुत जरूरी है। वो तेरा है सच कल्याण, वो तेरा सोच है। तू 35 मिनट में कर लिया तो तेरी रैंक आ जानी चाहिए थी, 30 मिनट में कर लेना। मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूँ 55 मिनट से कम नर्सिंग मत करना। आपको सेक्शन ए में पास होना है। आपको अगर 50 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं 100 में से, तो सिलेक्शन है, वहां 90 सही कर देना आप। ठीक है। समझ में आया इतना? ओके, आगे चलो। चलो, आपने एक और बताओ सर। अगर मैं कहूं कि अगला क्लाइंट जो है वो क्लाइंट है किसका, मास्टेक्टोमी का। मास्टेक्टोमी हुई है इस क्लाइंट की, मास्टेक्टोमी। तो मास्टेक्टोमी में मुझे पोस्ट मास्टेक्टोमी नर्सिंग केयर देनी है। और वो नर्सिंग केयर पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सुन लीजिए आप। पोस्ट मास्टेक्टोमी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर सुनते हैं। ठीक है बेटा। सुनो, पोस्ट मास्टेक्टोमी के लिए क्या करना है। एलिवेटेड द अफेक्टेड साइड, अगर लेफ्ट साइड की मास्टेक्टोमी हुई है तो राइट साइड के जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनको उठा के रखिएगा। आपने कहा समझी कैसे, कि डिस्टल जॉइंट आर हायर देन द प्रोक्सिमल जॉइंट में। समझा नहीं, ये है ब्रेस्ट, तो ये ब्रेस्ट के पास वाला, ये ब्रेस्ट के दूर वाला। तो ब्रेस्ट के पास वाला यहाँ का ब्रेस्ट मैंने हटाया है, तो जो प्रोक्सिमल है वो तो नीचा होना चाहिए, और जो डिस्टल है वो हायर होना चाहिए। डिस्टल जॉइंट इज हायर देन द प्रोक्सिमल जॉइंट, डिस्टल जॉइंट इज द हायर देन द प्रोक्सिमल जॉइंट इन द केस ऑफ अफेक्टेड साइड। जिधर की सर्जरी हुई है उधर का डिस्टल जॉइंट ऊपर होना चाहिए और प्रोक्सिमल एंड नीचे की तरफ होना चाहिए। पहला चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है। समझ में आ रहा है मास्टेक्टोमी के अंदर? ये सब आप समझ रहे हो ना? आपने और बताओ सर। नो बीपी, नो बीपी, नो इंजेक्शन, नो वेन पंचर ऑन अफेक्टेड साइड। जिधर की सर्जरी हुई है ना वहाँ वेन पंचर करना है, ना वहाँ बीपी लेना है, ना वहाँ इंजेक्शन लगाना है। ठीक है। आपने एक और बताओ। वॉच क्लिनिकल फीचर ऑन द एडिमा एंड अफेक्टेड साइड। जिधर आपने सर्जरी की है उधर साइड पर एडिमा चेक करना है और क्लिनिकल फीचर चेक करने हैं। लिम्फोडेनिमा, जो लिम्फोडेनिमा अगर जो पाया जाता है एनी टाइम आफ्टर द सर्जरी, अगर आपने एक्सिलरी नोड को रिमूव किया है तो आपको लिम्फोडेनिमा पाया जाएगा। और वो कभी भी हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन बाद हो सकता है, 5 दिन बाद हो सकता है, अफेक्टेड साइड की तरफ। सर उस तरफ के हाथ के दौरान, उस तरफ के जिधर सर्जरी हुई है, हाथ की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मैंने कहा हाथ की एक्सरसाइज रिकवरी के टाइम पे करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सर्जरी की जाती है रिकवरी फेज में। आपने कहा बताओ। एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन आर्म एक्सरसाइज आफ्टर द वुंड हील। वुंड हील होने के बाद आपको एबडक्शन, आपको एबडक्शन, आपको एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन करना है उस तरफ का जिधर आपको सर्जरी की है। पर ये तब करना जब वुंड हील हो जाए। असेस द ड्रेसिंग फॉर ड्रेनेज। आप अगर ड्रेसिंग कर रहे हो तो ड्रेनेज को चेक करने के लिए ड्रेसिंग को चेक करिए। असेस द वुंड ड्रेनेज फॉर द अमाउंट एंड द कलर। आपको वुंड असेस करना है, आपको वुंड के ड्रेनेज को असर करना है, कितना अमाउंट का निकल रहा है और कितना कौन से कलर का निकल रहा है। प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को। मास्टेक्टोमी के बाद ऑब्वियस सी बात है, मास्टेक्टोमी के बाद प्राइवेसी देनी है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन इफ द क्लाइंट ट्यूमर इज हैविंग द कार्सिनोमा। तो कीमोथेरेपी भी देनी है और रेडिएशन थेरेपी भी देनी है। कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करना है। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं याद रखिएगा। हेमरेज हो सकता है, हेमेटोमा हो सकता है, लिम्फोडिनेमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पोस्ट मास्टेक्टोमी हो सकती है, पेन सिंड्रोम, ये सारी चीजें हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है कि जिस महिला का ब्रेस्ट हट जाए उसकी बॉडी इमेज खराब होती है, क्योंकि ब्रेस्ट का महिला की बॉडी इमेज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर महिला का एक ब्रेस्ट हटा दिया, अल्टर्ड बॉडी इमेज,
अल्टर्ड सेक्सुअलिटी, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बंद कर देगी, उसे खुद की बॉडी पे थोड़ा अजीब सा लगता है तो वो उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती। अल्टर्ड सेक्सुअलिटी, अल्टर्ड बॉडी इमेज और द फियर ऑफ द डिजीज आउटकम्स, उसको लगेगा अब तो ये गया अगली बार ये जाएगा, दोनों चले जाएंगे, ऐसा फील होने लगेगा। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है किस महिला में, किस महिला के अंदर जिसकी मास्टेक्टोमी हुई है। जिधर का अफेक्टेड साइड है उधर का डिस्टल पार्ट को हाई और प्रोक्सिमल को लो करेंगे, ठीक है। शिवानी तू नींद में है क्या रे? अभी तक ईएसआई की नई वैकेंसी आई है, कब उठी है नींद में से? पिटिंग एडिमा जानते हो? पिटिंग एडिमा नाम तो सुना है सर। पिटिंग एडिमा जानते हो? हाँ जानते हैं ना। दबाओ तो गड्ढा और थोड़े समय के बाद वापस गड्ढा भर जाए, ठीक है। 0+ इसका मतलब है नो पिटिंग एडिमा। 1+ इसका मतलब है 2 mm और लेस देन 2 mm आपने दबाया और जो गड्ढा है वो 2 mm या 2 mm से कम बना, इसे कहते हैं +1। 2 mm या 2 mm से कम बना, इसका मतलब है इसे कहते हैं +1 और ये तुरंत वापस आ जाएगा, इमीडिएट रिबाउंड। इसे वापस आने में समय नहीं लगेगा, ये हो जाएगा इमीडिएट रिबाउंड, मतलब तुरंत वापस आ जाएगा। ये रहा 1+। अगर वो कहे 2+ तो 2+ का मतलब है कि 3 से 4 mm कहाँ चला गया? वो नीचे। जो डिप्रेशन है वो 3 से 4 mm का है तो ये मॉडरेट कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडरेट। इसको 15 सेकंड लगते हैं रिबाउंड होने में, इसको वापस से नॉर्मल होने में, पिटिंग एडिमा को वापस से ऊपर आने में कितना समय लगता है? 15 सेकंड लगता है, याद रहेगा। अगर वो कह रहा है कि 3+ है तो 3+ का मतलब है 5 से 6 mm का गड्ढा होता है दबाने पर, और इसे कहते हैं मॉडरेटली सीवियर। क्या कहते हैं इसको? मॉडरेटली सीवियर। और इसमें 30 सेकंड लगती हैं इसको रिबाउंड होने में, वापस से गड्ढे को भरने में कितना समय लगता है? 30 सेकंड। अगर ये 4+ कह रहा है, इसका मतलब है 8 mm का गड्ढा बनेगा और ये कहलाएगा सीवियर। क्या कहलाएगा? सीवियर। और इससे 1 से 2 मिनट लगेंगी इसको रिबाउंड होने में, गड्ढे को भरने में 1 से 2 मिनट लगेंगी। इसे कहते हैं ग्रेडिंग ऑफ पिटिंग एडिमा। क्या कहते हैं इसको? ग्रेडिंग ऑफ पिटिंग एडिमा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चे। So this is the thing you are discussing for the, which one is, this is the thing you're discussing about for the key points and that is the answer you have to for that. भगवान चौहान, गॉड ब्लेस यू बच्चे। अरे सीएम में क्या होगा? ए तेरे, मुझे ऐसे क्वेश्चन है ना सच में तेरी कसम खून खौला देते हैं। एक सीएम इज इक्वल टू 10 mm। अब तू निकाल लियो अपने आप। कैसे याद करते हो सब? इतना कुछ हो जाता है जैन, 83 वाले बस भाई। ईएसआई में नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी नहीं आती शिवानी बेटा, आती होगी तो मुझे आइडिया नहीं है इसका। ठीक है बच्चे, चलो और बताओ सर। अगर किसी को आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है, अगर किसी को आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, इसका मतलब है लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर इन सेम प्रोपोर्शन, समान अनुपात में होता है लॉस फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट का। यही बात है? हाँ यही बात है सर। अब बताओ इस प्रकार के डिहाइड्रेशन में कौन कौन सा फ्लूइड दिया जाएगा? लिस्ट ऑफ फ्लूइड बता दीजिए जो हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में देते हो। 0.9% नॉर्मल सलाइन, मैंने कहा ठीक है। 5% डेक्सट्रोज दे सकते हैं, किसमें देना है? इन वाटर में। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इज आइसोटोनिक। आपने कहा बताओ 5% डेक्सट्रोज अगर देना है तो 0.225% में देना है तो नॉर्मल सलाइन के साथ भी दे सकते हो। आपने कहा इसे कहते हैं 1/4 NS। और RL जो होता है वो भी आइसोटोनिक। तो ये फ्लूइड है। चलिए बच्चे ठीक है।
और बताओ सर, अगला ये कह रहा है कि अगर हाइपोटोनिक हो, कौन सा वाला, अगर हाइपोटोनिक हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर देन लॉस ऑफ फ्लूइड, शरीर में से पानी का लॉस कम हुआ और इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा हो गया। तो इसमें कौन कौन से फ्लूइड हैं जो हाइपोटोनिक हैं, बताइए। आपने कहा 0.45% नॉर्मल सलाइन, 0.45% यानी हाफ NS, अरे है ना, या फिर 1/4 NS, ये भी क्या है, हाइपोटोनिक है, या 1/3 NS, ये भी हाइपोटोनिक है। ये सारे किसमें जाते हैं, हाइपोटोनिक के अंदर। मैंने कहा ये भी याद रहेगा। और बताओ, हाइपरटोनिक की बात करूं, अगर हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब है कि लॉस ऑफ फ्लूइड इज मोर देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस बार ज्यादा लॉस किसका हुआ है, पानी का, और कम लॉस किसका हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसमें कौन कौन से फ्लूइड हैं जो आपको देने हैं, और कौन कौन से फ्लूइड होते हैं इसके अंदर। 3% नॉर्मल सलाइन हाइपरटोनिक होता है, 5% नॉर्मल सलाइन भी हाइपरटोनिक होता है, D10 वाटर में ये भी हाइपरटोनिक होता है। 5% D5, 5 पर छोड़ो, D5 किसमें किसमें 0.9% नॉर्मल सलाइन में हाइपरटोनिक होता है। D5 0.45% के नॉर्मल सलाइन के अंदर भी हाइपरटोनिक होता है, और D5 RL के साथ भी हाइपरटोनिक होता है। ये सारे सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में पूछे तो आप बता दीजिएगा, किसी प्रकार की समस्या आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल बताया कौन सा फ्लूइड कौन सा है, मैं ये नहीं बता रहा किसमें क्या देंगे। मैंने ये बताया है कि कौन सा फ्लूइड कौन सा है, मैंने ये नहीं बताया किसमें क्या देंगे, ये समझो आप। दोबारा रिपीट करूं, मैंने ये बोला है कौन कौन से फ्लूइड जो हैं वो हाइपरटोनिक होते हैं, कौन से फ्लूइड हैं जो हाइपोटोनिक होते हैं। मैं वो बोल रहा हूँ कि कौन से फ्लूइड हैं जो हाइपोटोनिक हैं, कौन से फ्लूइड हैं जो हाइपरटोनिक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट नहीं बता रहा, वापस रिपीट कर देता हूँ। इट्स नॉट द ट्रीटमेंट, आई एम गिविंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ विच पर्टिकुलर फ्लूइड। अब सही है। अरे हाँ, वो मुझे पता है, हाइपो में हाइपर पता है रे मेरे को, हल्के में मत ले तू, मेरे को इतना नहीं पता होगा क्या। मैं ये कह रहा हूँ कौन सा फ्लूइड किसका एग्जाम्पल है, हाइपोटोनिक का एग्जाम्पल फ्लूइड का मैं ये लिखा, हाइपरटोनिक फ्लूइड का एग्जाम्पल मैं ये लिखा। अब समझ आ रहा है क्या रे, फिर सही है, और फिर सही है, समझ गए, ऐसे हल्के में ले रहे तुम लोग। देख रहे हो प्रभु, देश संकट में है। आपने कहा सर बताओ, मैंने कहा अगर आपको चार्टिंग करनी पड़े बॉडी फ्लूइड की, चार्ट बनाना पड़े, कौन बनाएगी चार्ट, नर्स बनाएगी चार्ट। चार्टिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड, अगर आपको बॉडी फ्लूइड की चार्टिंग करनी पड़ रही है, बच्चे से जो बॉडी फ्लूइड आ रहे हैं और एज ए नर्स आप काम कर रहे हो पीडियाट्रिक वार्ड में, तो जो चार्टिंग है वो क्या फॉर्मूला होता है, चार्टिंग का फॉर्मूला होता है कोच। कोच कौन है हमारा, गौतम गंभीर। तो कोच का मतलब है COACH। ये चेक करनी है, मतलब कलर चेक करना है, ऑर्डर चेक करना है, गंदी स्मेल है कि अच्छी स्मेल है, अमाउंट चेक करना है फ्लूइड का, कंसिस्टेंसी चेक करनी है फ्लूइड की, और ये चेक करना है हाउ द पेशेंट इज टॉलरेटिंग इट, पेशेंट इसे टॉलरेट कैसे कर रहा है, हाउ द पेशेंट इज टॉलरेटिंग, इस फ्लूइड के जो चीज़ें हो रही हैं उस फ्लूइड को लेना और देना वो कैसे टॉलरेट कर रहा है। ये 5 चीज़ें आपको कोच कहती हैं, ऐसे कहते हैं कोच। तो याद रखना, चार्टिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड में कोच का इस्तेमाल किया जाता है। भाई एम्स बेस्ट है ये सही। तेरा अक्कू, तेरा किसमें हुआ है सिलेक्शन, अक्कू तेरा सिलेक्शन हुआ है क्या अभी इनमें से किसी दोनों में से, किसमें हुआ है बता दे, फिर मैं बता दूंगा कौन सा बढ़िया। शायद तेरा एक में हो गया है, मेरे को ऐसा लगता है अक्कू, तेरे क्वेश्चन देख के लग रहा है कि तेरा एक में हो गया है शायद ना। और तुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुझे बेस्ट चुनना चाहिए बेटा अक्कू, तुझे बेस्ट नौकरी करनी है, ऐसा क्यों लगता है तुझे। लीजो दाकर, जितने सिल्की बाल आपके हैं उतने तो कई लड़कियों के ख्वाब हैं। तो उनको बोलो वो भी शैम्पू लगा ले, मैं तो शैम्पू लगाता नहीं, मैं तो नेचुरल है। मैं परेशान हूँ इनसे, मेरे ले जाए वो अपने दे जाए मेरे को कोई। ये बार बार मुंह पे आते हैं ना, मेरे को बार बार ऐसे करना पड़ता है, फिर लोगों को लगता है अरे अदाएं दिखा रहा, अदाएं नहीं दिखा रहा बे, ये नीचे आ जाते हैं बार बार लटक के, फिर इनको साइड में करना पड़ता है, नहीं तो आंखों में आते हैं, इसलिए छोटे रखता मैं।
बेरोजगार यहाँ तो है ही नहीं। मामला सब आया क्या बेटा? मैदान उजड़ गया क्या बेटा? मैदान उजड़ गया, बंजर हो गई जमीन। चलें बेटा अगला क्वेश्चन करें। और बताओ सर, अ- अगर किसी को शॉक हुआ है, क्या हुआ है? स्ट्रोक, सॉरी। अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो स्ट्रोक को जल्दी पहचानना चाहिए कि लेट पहचानना चाहिए? स्ट्रोक को जल्दी पहचानना चाहिए कि लेट पहचानना चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट। स्ट्रोक को जल्दी पहचानने से काम चल जाएगा कि लेट पहचानो? बोल लो आंसर करो फटाफट। रिटेंशन ऑफ यूरिन का ट्रीटमेंट बता दो, कैथेटर लगा ले मस्त रहे। जल्दी करना चाहिए ना, जल्दी देखा बच्चे के समझ गए। फास्ट करना चाहिए ना स्ट्रोक का पहचान। मैंने कहा हाँ, फास्ट ही तो करनी चाहिए। करते हैं जल्दी। मैंने कहा क्या? फेस को देखना है इसके। स्ट्रोक को मैं क्या कर रहा हूँ? रिकॉग्नाइज। कैसे करना चाहिए? फास्ट। फेस देखना चाहिए। मैंने कहा फेस पे क्या देखोगे? बोथ साइड। ये देखना दोनों साइड का फेस समान रेस्पॉन्स कर रहा है क्या? हंसता है तो यूं हंसता है कि शाहरुख खान की तरह, क्या सीधा हंस लेता है? तो देख लेना सीधा हंसता है या ऐसे हंसता है। अगर ऐसे हंस रहा है तो एक तरफ का तकलीफ ज्यादा है, तो हंसवा के देख लेना। हंस दे तो मजे ही मजे के, हंस दे पगली, हंस दे तो हंस के देख लेना। लाफ करके, स्माइल करके देख लेना बोथ साइड में अगर इक्वल है या इक्वल नहीं है। इसलिए फेस को देखना बहुत जरूरी है, इक्वल है या इक्वल नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर। अब बताओ, ए मतलब आर्म को देख लेना, दोनों तरफ की आर्म्स को चेक कर लेना। देख लेना कि दोनों तरफ की आर्म बराबर उठती है या एक आर्म नीचे उठ जाती है, एक ऊपर उठ जाती है। तो आर्म को उठा के देख लेना, रेज करा के देख लेना। रेज मतलब उठाना, दोनों बराबर उठ रही है तो मजे ही मजे, नहीं उठ रही तो लग गए। एस का मतलब, अब कैसे? स्पीच को देख लो, सही से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, मतलब स्लर्ड स्पीच तो नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है क्या वो? समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो देख लेना सेंटेंस पूरा सही बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा। और फिर टी इज इक्वल टू टाइम। टाइम गेट हेल्प नाउ, तुरंत टाइम को बुलाओ। स्मॉल विंडो मिलेगी, फटाफट बुला के ले आओ। और टाइम है यानी कि आपको कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प करना है। अगर रिकॉग्नाइजेशन हो गया तो इसे कहते हैं फास्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्ट्रोक। क्या कहते हैं? फास्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्ट्रोक। आ रहा है क्या रे? ठीक है बच्चे। मुकेश चीपा देख रहे हो बच्चा? भोपाल एम्स लेने के बाद 200 के आसपास रैंक लेने के बाद ही बच्चा क्लास देखता है। ये मुकेश चीपा है ना, बहुत आगे जाने वाला है भैया। तू कहाँ जाएगा रे मुकेश? अब तेरी पोस्टिंग कहाँ करवानी पड़ेगी? कहाँ जाएगा तू? भोपाल तो चला गया, अब घर में करवा दूँ तेरे गाँव में? माहौर में एम्स खुलवा देता हूँ मैं, वहाँ चला जाइए तो उदयपुर से। अगला एम्स उदयपुर खुलवाएंगे तेरे लिए, ठीक है? तू वहाँ नौकरी करियो। और बताओ सर। मैंने कहा और बेल्स पाल्सी के बारे में जानते हो? मैंने कहा हाँ, बेल्स पाल्सी के बारे में तो सब जानते हैं, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है। तो इसके बारे में कुछ आइडिया है? सब आइडिया भाई के पास। मैंने कहा बता। मैंने कहा ऐसे करके मुंह हो जाता है। मैंने कहा नाम बताइए। ये रहा। ये कौन सी बेल्स पाल्सी है? मैंने कहा एक बात नोट करी, फॉर हेड पे रिंकल नहीं है इसके, ये वाले माहौल नहीं है इसके पास। तो फॉर हेड पर कोई रिंकल नहीं है, फॉर हेड पर रिंकल नहीं होते बेल्स पाल्सी में। आई बॉल एक तरफ की उठ जाती है तो आई बॉल रोल्स अप, आई बॉल रोल्स अप, ऊपर उठ जाती है। eyelid does not close, eyelid does not close। फ्लैट नेजोलेबियल फोल्ड, ये वाला पोर्शन क्या होता है? फ्लैट, फ्लैट नेजोलेबियल, नेजोलेबियल फोल्ड। और पैरालाइसिस ऑफ लोअर फेस, पैरालाइसिस ऑफ लोअर फेस, ये है तेरी बेल्स पाल्सी, ये है तेरी बेल्स पाल्सी। तुम पंचायती में ध्यान दे रहे हो, किसको लिख पा रहे हो? शीला धाकर सर, कौन सी डाइट किस में देते हैं? अगले अगली जब क्लास लूंगा की पॉइंट्स की, तो डाइट के क्वेश्चन लाऊंगा, कौन सी कंडीशन में कौन सी डाइट देते हैं, ठीक है? काफी सारे क्वेश्चन लाऊंगा मैं। अभी कई सारे की पॉइंट्स कराने वाला हूँ, जिसमें से एक की पॉइंट्स की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगी। उस क्लास में मैं बताऊंगा हाउ टू चूज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी के हिसाब से क्वेश्चन कैसे चुनते हैं। वो मैं सिखाऊंगा आपको प्रायोरिटी से कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है और कैसे क्वेश्चन को सही करना है। पर वो मैं कराऊंगा बाद में, अभी वो मैंने बचा के रखी हुई है, इसलिए कि शायद उस तक पढ़ने लायक तुम हो या नहीं हो। मूड डिसाइड नहीं हो पा रहा, यूट्यूब पे लूंगा या ऐप पे, पर वो क्लास में लूंगा जरूर, जिसमें मैं प्रायोरिटी सेट करवाऊंगा क्वेश्चनों के, ठीक है?
और हाँ, लेकिन पोजीशन के भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना होगा उतना कोशिश करेंगे। आपने कहा सर और बताओ बेल्स पाल्सी के बारे में। बेल्स पाल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व, फेसियल नर्व इन्वॉल्व होती है? मैंने कहा ठीक है, फेसियल क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, डन, इन्वॉल्व। सर इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है किसी को बेल्स पाल्सी, इटियोलॉजी बता दीजिए। इसकी इटियोलॉजी होती है रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पीज वेसिकल। एक तो है रीएक्टिवेशन, दोबारा हो जाए, रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पीज, रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पीज वेसिकल्स इन, कहां पर? अराउंड ईयर, इन एंड अराउंड, कान में और उसके आसपास, इन एंड अराउंड, इन एंड अराउंड ईयर। समझ आए बच्चे? तो ये है इसका इटियोलॉजी, बेल्स पाल्सी का। इलाज है सर आपके पास? मेरे पास सब है, तो ले तो सही भाई। आपने कहा बताओ, मैंने कहा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, पर एग्जाम में क्वेश्चन देता है, एंटीवायरल, एंटीवायरल। पूरी रिकवरी होने में, फुल रिकवरी होने में सर कितना समय लग जाता है? ऐसा के आसपास है, फुल रिकवरी में लगभग 6 महीने तो लग ही जाते हैं इसको आपको। तो मैंने कहा ट्रीटमेंट फटाफट शुरू कर दो। तो ये है बेल्स पाल्सी के बारे में। क्या बेटा? बेल्स पाल्सी। मेरे रावत भाई के रूल बहुत ज़्यादा है, मेरे रूल नहीं है। मैंने एक ही बात सीखी और एक ही सिखाई है, इफ़ यू वांट टू सक्सेस यू शुड फॉलो द पाथ ऑफ डिसिप्लिन। चुपचाप पढ़ो, चुपचाप पढ़ के जाओ, यही सीखा है। ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस से न कल सिलेक्शन हो लोगों का, ना आज हो। इसलिए बेटा मेरा ये है, और मैं गलत चीज़ को गलत बोलता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत नहीं होता हूँ, कई बार मैं भी रूड, मेरे नेचर गलत हो सकता हूँ, पर मेरे गलत तो सही से कुछ हो नहीं रहा अब। तो मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब मैं गलत हूँ सही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी तो ऑलमोस्ट कट गई, मतलब ठीक ठाक है अब जैसी है। तुम्हें अभी बहुत कुछ पाना है, इसलिए झुकना तो पड़ेगा, क्योंकि बेटा फल लगेंगे तभी जब झुक जाओगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा, सब चीज़ आती है, ये भी आ जाएगा। आपने कहा सर पोस्टपार्टम अगर असेसमेंट करना हो महिला की डिलीवरी के बाद, तो असेसमेंट हम करते हैं, करते किसका? हम करते हैं बबल का। क्या करते हैं? बबल। बबल क्या बीमारी है? कोई बात नहीं, बता देते हैं। बबल, पोस्टपार्टम असेसमेंट में बबल चेक करते हैं। आपने कहा बी फॉर ब्रेस्ट चेक करते हैं, यू फॉर यूट्रस चेक करते हैं। पोस्टपार्टम की बात कर रहा हूँ। अगले बी का मतलब है, नेक्स्ट बी में क्या चेक करेंगे? बाउल। अगले बी में क्या चेक करेंगे? ब्लैडर। एल में क्या चेक करेंगे? लोकिया। और ई में क्या चेक करेंगे? एपिजियोटोमी। जो एपिजियोटोमी का जो इंसिजन था वो चेक करेंगे, अगर हुआ है तो। और नहीं है तो सिजरियन सेक्शन का करेंगे, वो भी नहीं है तो लेस सिजरियन का करेंगे, जो भी होगा उसको चेक करेंगे। ये है बबल, पोस्टपार्टम असेसमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पोस्टपार्टम असेसमेंट। काजल कह रही है जो पूछती हूँ मेरी डाउट क्लियर नहीं कर रहे। काजल, तू पहली बार मेरी क्लास देख रही है क्या? तू जानती नहीं मेरी टोन बात करने की क्या होती है बेटा? हम्म? इतने में तो तू ब्लॉक हो जाती, पता है अभी तक। पर कोई ना, 15 अगस्त है, आज नहीं कर रहे, फिर कभी। ठीक है बेटा, चलो। अमरचंद प्रजापति पूछ रहा है सर ब्रेस्ट क्यों चेक करते हैं? ये तेरा क्वेश्चन है या पर्सनल इंटरेस्ट है? दोनों में से बता दे, मैं आंसर दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेस्ट में क्यों चेक करते हैं? टेंडरनेस आ सकती है इसलिए चेक करते हैं, एनगॉर्जमेंट के लिए। पर इस क्वेश्चन, तेरा क्वेश्चन सब्जेक्ट के हिसाब से था या पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से था अमरचंद? क्यों अमरचंद? चॉकलेट नहीं आज यार, एंजल है, खत्म हो गई चॉकलेट। और बताओ सर, बता रहे हैं रुक जाओ। सर क्लेफ्ट लिप पढ़े हो? मैं तो पढ़ा हूँ, तू पढ़ा है क्या? मैंने कहा सर मैं तो पढ़ा हूँ। क्लेफ्ट लिप की पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में जानते हैं? मैंने कहा हाँ जानते हैं। पोस्ट ऑप केयर के बारे में किसकी? क्लेफ्ट लिप की बात कर रहे हैं क्या आप? मैंने कहा हाँ क्लेफ्ट लिप की बात कर रहा हूँ। बताओ पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है? CLEFT
CLEFT क्लेफ्ट LIP क्लेफ्ट लिप। मजे ही मजे हैं। आप तो सर माहौल बना रहे हो, ऐसे ही बना देते अपन भैया। मैंने कहा देख लेना, जिसकी क्लेफ्ट लिप हुई है वो दूध पीते समय चौक जरूर करेगा, और सर्जरी के बाद भी चौक कर सकता है, क्योंकि वहाँ सूचर होते हैं, बच्चा प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाता, तो चौकिंग की संभावना ज़्यादा है। इसलिए पैलेट स्पून का यूज़ किया जाए तो बढ़िया है, या सिरिंज विद कैथेटर का यूज़ किया जाए। सर प्रॉन पोजीशन दे दूँ? नहीं, प्रॉन प्रॉन मत देना, लाई ऑन बैक। इसको आप कमर के बल सुलाना पीछे की तरफ, या फिर सुपाइन सुपाइन नहीं देना है तो सेमी सिटिंग कर दीजिएगा, ठीक है, बैक पे होना चाहिए। सेमी सिटिंग दे दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हाई फाउलर दे दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट बैक पे रहेगा, प्रॉन पे नहीं रहेगा, ठीक है सर। ई फॉर, मैंने कहा देखो, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी मेंटेन पेटेंट एयरवे। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की पोस्ट ऑप की फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी है मेंटेन पेटेंट एयरवे, इसलिए मुझे इवेलुएट करना पड़ रहा है। इवेलुएट एयरवे, एयरवे को देखना है बंद है या खुला है। एफ का मतलब क्या? मैंने कहा देखो, खिलाओ खाना, मना नहीं कर रहा, खिलाना स्लोली। अरे हाँ है ना। टी फॉर, मैंने कहा पेरेंट्स को टीचिंग करते रहना, कैसे कैसे खिलाना है, क्या क्या खिलाना है। अच्छा सर, और मैंने कहा अगर वो पेरेंट्स कहें कि सर दूध नहीं खींच पा रहा है बच्चा, तो निपल के होल को बड़ा कर देना, बड़ा कर देना। पर आजकल नहीं करते, पर पुरानी प्रैक्टिस में करते थे, निपल, लार्ज निपल होल। अभी नहीं करते हैं, पर मैं लिखा दिया कि हाँ ठीक है। ज़्यादातर इंसिडेंसेज ऑफ क्लेफ्ट लिप, इंसिडेंसेज ऑफ क्लेफ्ट लिप इन हाई इन मीजल्स, मीजल्स वाले पेशेंट में क्लेफ्ट लिप ज़्यादा होता है, मीजल्स में भी ज़्यादा होता है। और हाँ, स्त्री पुरुष में पूछा जाए, स्त्री पुरुष में से किस में ज़्यादा होता है, तो मेल के अंदर ज़्यादा होता है। और पी का मतलब होता है प्रिवेंट, पी का मतलब होता है प्रिवेंट। प्रिवेंट क्रस्ट फॉर्मेशन, जहाँ सूचर लगाए ना वहाँ पर क्रस्ट हो सकता है, तो प्रिवेंट क्रस्ट फॉर्मेशन। तो एक तो आप क्रस्ट फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर दीजिए, और एक प्रिवेंट कर दीजिए किसको? एस्पिरेशन को। ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑप में ध्यान रखना है। मुझे पता है तुम बेटा लिखते नहीं हो, तुम स्क्रीनशॉट लेते हो, और मैं लिख लिख के मैं लिखना बंद कर दूंगा, तेरी कसम अब नहीं लिखूं बेटा मैं। तुम ले लो स्क्रीनशॉट ही ले लो, तुम पहले नहीं, ले लो ले लो स्क्रीनशॉट। अब तो मैं नहीं लिखूंगी एक भी, मेरे झाग आगे लिख लिख के वे, और ये धमाके में स्क्रीनशॉट खींच रहे हैं। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, तुम ले लो स्क्रीनशॉट, अब मैं लिखूंगा ही नहीं। और हाँ सुनो, ये जो निपल का होल है ना, ये निपल के होल को बड़ा करने के लिए बोल रहा हूँ ना, ये बोतल का निपल है। माँ के निपल के होल को बड़ा करने का प्रयास मत करना। पता चले सर आपने लिखाया था, तो मैं तो माँ के पास चला गया सुई लेके, बोला माता जी जरा निपल दिखाना, थोड़ा बड़ा करना है होल। इतना मारेगी, मार मार के रबड़ बना देगी, 3-4 दिन सूजन रहेगी मुंह पे, लोग पहचानेंगे नहीं कि क्या रे रामू, तो वही है क्या कंपाउंड जो लगा था एम्स में? हाँ वही हूँ मैं। तो शकल कैसे ऐसी हो रही है? निपल के होल को बड़ा करने चला गया था, पीडिया वाले ने मरवा दिया। मैंने बोतल का निपल बोला है, माता जी के निपल के होल को बड़ा करने के बारे में सोचना भी मत। अभी ठीक कर देता हूँ। ठीक है। आरती, मेरे दिमाग में यही आया था, मुझे पता था इसलिए मैंने बता दिया। दिमाग में ऐसे किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर पता नहीं कौन से वाले की होल बड़ा करवा रहे हैं। नहीं नहीं, बोतल वाले की बड़ा करवा रहा भाई। तुम कहीं मेरे ऊपर ही चढ़ जाओ कि सर आपने मरवा दिया। देख रहे हो ये व्यवस्था कैसी खतरनाक हुई है। और बताओ सर, मैंने कहा और बता रहे हैं, सुनो सुनो। आपने डायबिटीज मैनेजमेंट का ट्रायंगल देखा है? मैंने कहा अरे काहे नहीं देखा होगा, पढ़ाया है सर ने तुम्हें, तो ट्रायंगल देखा है कि नहीं देखा? अब बता, मैं इसको बताऊं कि तुम्हें आता है? ट्रायंगल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, ये क्वेश्चन आएगा, देखो आना तो चाहिए। ट्रायंगल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस का आपको आता है? सर ने बता रखा है। 10 लास्ट में क्या देखा? लिखा नहीं ओ बेटे, एक्टिंग देखो अमन की, जैसे पूरा लिख ही रहा हो। नीचे लिखा था प्रिवेंट एस्पिरेशन। लिसो धाकड़ करी सर, आप बहुत से लोगों के लिए इंस्टेंट कर्मा हो, ये सच है, मैं तुरंत कर्म का फल देता। कर्म और जमीन, भूमि और कर्म का एक ही गुण है, भूमि और कर्म का एक ही गुण है, जो बोओगे वही पाओगे, जो बोदोगे वही पाओगे, इसका कोई भी चेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो कर्मा हूँ वो इंस्टेंट हूँ, जैसा तुम क्वेश्चन पूछोगे ना मैं आंसर वही दूंगा। ये कौन है?
ये कौन है पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया वाला? ये मैनेजमेंट है क्या रे? पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया, रुक जा, तेरा अभी अभी तेरा इंतजाम करता हूँ। क्या नाम है तेरा? घासू एम्स। घासू एम्स तेरा नाम है? तू नर्सिंग ऑफिसर बनेगा कि एम्स में जाके घास काटेगा? गार्डनिंग करेगा बे? सब्लिमेशन की तरफ तो नहीं जा रहा तू गार्डनिंग करके? डिफेंस मैकेनिज्म, पॉलीयूरिया पॉलीफेजिया पॉलीडिप्सिया, ऐसे खामा कर रहे। ऐसे मत कर बेटा, ये पॉली पॉली वाले क्लिनिकल फीचर है, मैनेजमेंट में ना आता पॉली और कॉली। घासू एम्स तो नाम रखा है उसने। एक्सरसाइज, समझ आ रहा है बच्चे? तो एक्सरसाइज करेंगे, मैंने कहा करवा दीजिए। एक तो एक्सरसाइज है, मैंने कहा डन। एक डाइट है, मैंने कहा डन। एक मेडिकेशन है। ये है मैनेजमेंट के तीन, एक्सरसाइज मेडिकेशन डाइट। अरे है ना, बीच में है मेडिटेशन। मेडिटेशन, मेडिटेशन। और सुन, इस एक मैं और देता हूँ, इसके चारों तरफ एक गोला है, जो इस गोले का नाम है ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इसे कहते हैं ट्राइंगल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग, ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ये किसने बनाया? मैंने बनाया। बढ़िया, सी पेप्टाइड चलने दो, स्वप्निल पता है मुझे उसका नाम। चले, डैश डाइट नाम सुना है इसका? सुना होगा, डैश डाइट। क्या होती है डैश डाइट? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइटरी, डाइटरी अप्रोच, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं डैश डाइट। आपने कहा क्या करते हैं इसमें? लो सोडियम, हाई पोटेशियम। डैश डाइट में स्टार बना लेना, काम आएगा बुरे वक्त में। डैश डाइट का पूरा नाम है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें सोडियम को कम किया जाता है और पोटेशियम को बढ़ाया जाता है। अभी तो सर जी कुछ ही टाइम में आप नर्सिंग के सबसे बड़े गुरु बनेंगे। अभी और कौन कौन है वैसे मेरे से ऊपर प्रतिमा? एफर्ट में तो कोई नहीं मेरे से ऊपर, जितना मैंने लिया है तुम्हारे लिए। आ चुका है तेरे का, अच्छी बात है। सर थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में, मैंने कहा कौन सी? एटेन्यूएटेड, एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में कुछ आइडिया है? मैंने कहा सुन लो भैया। अपने का क्या है? रोम इज माई बेस्ट प्लेस टू येल। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक इसकी है रोम, रोम इज माई बेस्ट प्लेस, रोम इज माई बेस्ट प्लेस टू येल। चिल्लाने के लिए बेस्ट प्लेस है रोम। ये है एटेन्यूएटेड वैक्सीन। उसने कहा सर बता दीजिए, लगे हाथ, फिर अब क्या चल रहा है प्रोग्राम? मैंने कहा देखो, रोम की बात करते हैं, तो मैंने कहा रूबेला, ओपीवी, मीजल्स, एपिडेमिक टाइफस, इन्फ्लुएंजा, इज मतलब इन्फ्लुएंजा, माई मतलब मम्स, माई बेस्ट, बेस्ट मतलब बीसीजी, प्लेस मतलब प्लेग, टू मतलब टाइफॉइड। कौन सी वाली? ओरल, इंजेक्टेबल भी होती है, इंजेक्टेबल ना होती, टाइफॉइड। और येलो फीवर, येल मतलब येलो फीवर। ये सारी वैक्सीन है, ये सारी वैक्सीन है लाइव, सॉरी लाइव है, एटेन्यूएटेड है।
है ना बेटा, जैसे करना है वैसे करो। मैं तो रोम इज, ये अच्छा है, रोम इज माई बेस्ट प्लेस टू येल। रोम सबसे अच्छा शहर है जहां मैं चिल्ला सकता हूँ। तो रोम इज द बेस्ट प्लेस, माई रोम इज माई बेस्ट प्लेस टू येल। ये मैं याद करने का तरीका है। तुम किसी और तरीके से कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, ये तो मेरा याद करने का तरीका है। अरे रूम नहीं है बे, रोम है। अच्छा और बताओ सर, स्टेज ऑफ शॉक पता है आपको? मैंने कहा स्टेज ऑफ शॉक, हाँ पता है स्टेज ऑफ शॉक। सुन ले बेटा, निम्न में से कौन सा स्टेज शॉक का नहीं है, काम आता है? बताओ। मैंने कहा कंपेंसेटरी, पहली कंपेंसेटरी। और बताओ, मैंने कहा प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। और बताओ स्टेज, स्टेज रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी। ये तीन होती हैं स्टेज ऑफ शॉक, स्टेज ऑफ शॉक। और पढ़े यार, रहने दें, थक गए यार ना। और पढ़ोगे क्या? और पढ़ाऊँ? थोड़ा सा और देख लो। कॉज ऑफ, कॉज ऑफ शॉक, शॉक के कौन कौन से कॉज है? नैन्सी अरोरा। कैसे हो नैन्सी? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए बच्चे। जॉब कैसा चल रहा है नैन्सी? इट्स गुड। नैन्सी इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड वेरी गुड, एंड नाउ ही इज डूइंग समथिंग गुड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर एंड इट्स वेरी अप्रिसिएबल। कीप इट अप अच्छी, ऐसे आगे बढ़ते रहे बेटा। भगवान खूब तरक्की करे और खूब तरक्की दे तुम्हें। ऐसा लग नहीं रहा है कि 12 बज गए। हाँ 12 तो बज गए, पर यार पूरा दिन भी निकल जाता है ना ऐसे ही भाग दौड़ में। पर कोई ना, चलो थोड़ा सा और देख लेता हूँ आपके लिए। क्या है सर कॉज इसके? इसके कॉज है हवाना। हवाना, हवाना तो शहर है, एक सिटी, एक लैंड है। मैंने कहा हाँ वही वाला है हवाना। हवाना क्या है बताइए जरा। मैंने कहा HAVANA, ये कॉज है किसके? शॉक बेटा, नॉर सेट का फेवरेट टॉपिक है शॉक। हमेशा हल्के मत लेना चीज़ को। मैंने कहा बताओ, एच हाइपोवोलेमिक। अगर हाइपोवोलेमिया होगा तो फिर शॉक भी होगा। मैंने कहा चलो मान लेते हैं हाइपोवोलेमिया। एड्रीनल क्राइसिस, एड्रीनल क्राइसिस तो भी शॉक हो सकता है। वस्कुलर स्टेटिस, वस्कुलर, वस्कुलर स्टेटिस तो भी शॉक हो सकता है। वापस ए आ गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी शॉक हो सकता है। न्यूरोजेनिक शॉक कॉज भी हो सकता है शॉक का। ये कुछ कॉमन कॉज है, और भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। एक एनाफाइलेक्टिक भी हो सकता है, एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे जो हैं वो कॉज है बेटा किसके? शॉक के। गॉड ब्लेस यू बच्चे।